तो आज सितंबर सीरीज का दूसरा दिन है। शुक्रवार को मार्केट ने अगस्त सीरीज को पीछे छोड़ते हुए सितंबर के पहले ही दिन के अंदर अच्छी खासी क्लोजिंग की है। क्या ये पूरा हफ्ता और रिकवरी के नाम पे रहेगा? अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे। अजय प्रियंका भी मेरे साथ हैं और हम मेहमानों को कनेक्ट करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार के अंदर अभी रिकवरी का ट्रेड लें या बाजार अभी भी रेंज में ही फंसा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे आदित्य L1 की, जो कि अच्छे से लॉन्च हुआ है। हमने 4 बड़े ट्रिगर्स भी आपके लिए निकाल लिए हैं। फटाफट से वो ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर अजय से इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल, डोमेस्टिक, L1, इन सब के बारे में बातचीत होगी। डाउ अच्छे बढ़त के साथ बंद हुआ, करीब 115 पॉइंट। अच्छी बात यह है कि वहां पर भी गिरावट थोड़ी रुकी है, हालांकि वो रेंज में है, इंडियन मार्केट जैसे रेंज में है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज 19,550 के आसपास होंगे। कोटक का बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। उदय कोटक ने इस्तीफा दे दिया सीईओ पद से। अब आगे की रणनीति कोटक के अंदर क्या बनानी चाहिए, आज इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। सीमेंट, स्टील शेयरों पर नजर रहेगी। सीमेंट के दाम बढ़े हैं, स्टील को लेकर चाइना फैक्टर काम कर रहा है, तो इन सभी चीजों पर हम देखेंगे आज कैसे ट्रेड किया जाए। और T2D सेगमेंट से जियो फाइनेंशियल बाहर हो गया। अब 5% के सर पर लॉक नहीं होगा, बल्कि 20% की रेंज अब इसकी खुल गई है। तो जियो फाइनेंशियल के लिए अच्छी बात है, या फिर ये इसके लिए ट्रेड खोलने का, यानी कि अब सर्किट ना होकर सिर्फ ट्रेडिंग का एक शेयर रह जाएगा। ये हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको फिर से बधाई दूंगा। इसरो साइंटिस्ट हमको बार बार मौका दे रहे हैं जश्न मनाने का और इस तरह की उम्मीद जताने का कि अब हम अव्वल नहीं बल्कि अव्वल के भी अव्वल हो गए हैं। अब हम तो आदित्य L1 भी ले आए हैं। निम्पी, पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका हेयर कट बहुत ही शानदार लग रहा है। इस बार आपने किसी नई जगह से लग रहा है, किसी नई सैलून में वीकेंड में गए थे आप। बहुत ही शानदार, स्मार्ट लग रहे हैं एकदम आप। हाँ, चेंज किया है। हाँ, सही है, दिखाई दे रहा है। भाई, बधाई तो होनी चाहिए। एक बार चंद्रमा को काबू में करने के बाद अब हम सूर्य की तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पढ़ा, जो थोड़ी बहुत मामूली जानकारी मेरी है कि चंद्रमा के ऊपर तो काफी रिसर्च हुई है, अब हमारे चंद्रयान भी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन सूर्य के ऊपर ढेरों रिसर्च अभी बाकी है, क्योंकि उसका प्रताप और उसका तेज इतना भयंकर होता है कि कोई मशीनरी, कोई हार्डवेयर उसके बहुत करीब पहुंच नहीं पाता है। तो एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही जाके क्लोजेस्ट आप सूर्य के पास जा पाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वहां से क्या रिसर्च निकल के आती है हमारे साइंटिस्ट, और वो मैनकाइंड की और हम सब के बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया भर में आप जीव जंतु ले लें, आप ह्यूमन बींग ले लें, यहाँ तक कि हमारे खुद का बॉडी का चक्र भी सूर्य के हिसाब से चलता है। तो सूर्य की रिसर्च बहुत काम आ सकती है इंसानियत के, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बधाई तो मैं आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, देशवासियों को, इन और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी लोगों को भी देना चाहूँगा। जिस तरीके से बार बार, ये दूसरी बार हो रहा है पिछले 6 महीने में, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने हमारे सेंट्रल बैंकर शक्तिकांता दास जी को नंबर 1 सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है। और अब तो ये आम बात हो गई है। जिस हिसाब से शक्तिकांता दास जी ने कोविड के दौरान इकोनॉमी की कमाल संभाली, उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया, और ये सब ग्रोथ में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना होने के साथ साथ, तो बहुत ही शानदार लगता है। और आज जब हमारे कैपिटल मार्केट इतने ज़्यादा तेज़ी में है, एक बुल रन चल रहा है, सेंट्रल बैंकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, महंगाई और ग्रोथ, इन सब का तारतम्य बिठाने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे एक तरह से खुशी भी हो रही है, लेकिन मुझे अचंभा नहीं हो रहा है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है। पहुंचे थे वहां, और हाँ, बहुत शानदार विजुअल्स आए थे। वो पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। उनके साथ DRDO और दूसरे लोग भी थे, और वो भी विजुअल्स अगर हम दिखा सकें तो अब देखिए, जिनके ऊपर प्रभु का हाथ है, तो उसके बाद उनकी तो वाहवाही पूरे दुनिया में होनी ही है। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा विजुअल था। इनफैक्ट इसके बाद उन्होंने कुछ कमेंट्री भी दी थी कुछ रिपोर्टर्स को, महाकाल के दर्शन के बाद। लेकिन हमारे पास विजुअल्स तो हैं, आई एम श्योर ये हमारे विजुअल्स हम लेके आएंगे अभी। लेकिन खुशी की बात है कि हमारे देश की और इकोनॉमी की जो बागडोर है, वो अच्छे लीडर्स के हाथ है, अच्छे सेंट्रल बैंकर्स और रेगुलेटर्स, उन्हें पूरी दुनिया अब वाहवाही कर रही है। बिल्कुल। चलिए, तो ये दूसरा बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड था जो RBI गवर्नर को मिला है, और फख्र से पूरे देशवासियों का सर भी ऊंचा है। लेकिन अब इस बीच में, इस हफ्ते के लिए, अब नई सीरीज की तो शुरुआत हम शुक्रवार को ही कर चुके थे,
नया महीना भी अब जो शुरू हुआ है तो इसमें अब जो जिस तरह से लार्ज कैप्स थोड़े से कम बैक करते हुए दिखाई दिए शुक्रवार को, पहले ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप समझ रहे थे डोमेस्टिक मार्केट से पहले। हमने इनफैक्ट एक रिस्पाइट सेशन ना फ्राइडे को यूएस मार्केट से भी देखने को मिला। टेक तो चल ही रहा था लेकिन अदरवाइज ओवरऑल आपको इंडेक्स में भी थोड़ा रिस्पाइट तो जरूर दिखाई। देखिए यूएस मार्केट में आपको बता दूं कि अगस्त के महीने में 5% गिरे थे। डाउ, एसएनपी और नैस्डैक तीनों करीब 4.5% के बीच में पूरे विदेशी मार्केट गिरे थे और उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो जॉबलेस डेटा आया है वो कमजोर आया है और वो बाजार को ये मैसेजिंग दे रहा है कि इमीडिएट एक हाइक नहीं होने वाली है। सितंबर महीने में 18-19 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है, उसके लिए वैसे ही पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लग रही है मेरे हिसाब से। अगर आप ग्लोबल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगी तो इवनली है, क्योंकि बार बार एफओएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं नहीं साहब और हाइक की जरूरत है, और हाइक की जरूरत है। हमारे जेरोम पावल जी ने अभी लेटेस्ट ही यही बोला जैक्सन होल से भी। लेकिन बाजार कुछ और बात कह रहा है। तो बाजार और सेंट्रल बैंकर्स दोनों अलग अलग दिशा में हैं। तो बाजार ये कह रहा है कि इस तरह के डेटा के बाद कि क्या बात कर रहे हैं साहब, देखिए कितना कमजोर आया है, उम्मीद से काफी नीचे आया है। तो रेट हाइक की जरूरत है क्या उसका केस बनता है। लेकिन सेंट्रल बैंकर्स कह रहे हैं कि सस्टेन लेवल पे डेटा अभी भी उतना कमजोर नहीं हो रहा है, तो शायद एक रेट हाइक की जरूरत है। तो यहां से लेके 18-19 तारीख तक अगर वाकई में सेंस ये बना कि रेट हाइक नहीं आएगा तो ग्लोबल मार्केट सपोर्टिंग रहेंगे। और इस समय भी देखिए अब एशिया को हमारे गिफ्ट निफ्टी में ये दिखाई दे रहा है कि हाँ शायद वो चेयर आज सुबह भारत को भी मिलनी चाहिए। एक्चुअली एक सर्वे मैं भी पढ़ रही थी, 20-30% ट्रेडर्स ही मान रहे थे कि रेट हाइक आएगा। आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से कम्युनिटी डिवाइडेड व्यू दिख रहा है। अब जरा डोमेस्टिक ट्रिगर की बात करते हैं, लेकिन जैसे अजय ने आज शुरुआत में ही आध्यात्मिकता को बांध दिया और साथ ही ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए कहा, तो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। शक्तिकांता दास पहुंचे थे महाकाल के मंदिर में। अंदर की विजुअल्स थोड़े कम है, लेकिन बाहर आके उन्होंने भक्तिभावपूर्ण से क्या कहा, कैसे कह रहे थे, कैसे बात रख रहे थे, उसकी तस्वीरें सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने बहुत अच्छा दर्शन हुआ और पूजा भी किया महाकालेश्वर जी का, और भगवान के भरोसे, महाकालेश्वर जी के भरोसे दुनिया ही पूरी दुनिया है। वो ये कह रहे हैं कि महाकाल के भरोसे पूरी दुनिया है। देखिए ये एक कॉमन बात है, 30 सेकंड में लूंगा। डिम्पी आप देखिए कितनी खास बात है ये कि हमारे जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो एकदम कमर्शियल एक्टिविटी, एक रेगुलेशन का काम और बहुत एकेडमिक काम करते हैं, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर अध्यात्म, प्रभु का और एक डिवाइन कह लीजिए, आप कुछ भी नाम दे दें, उनका रोल हमेशा। अभी इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, वो भी एक जगह एक स्पीच देने के लिए गए थे। तो उन्होंने बहुत ही एंशिएंट नॉलेज, जो भारत की जो एंशिएंट नॉलेज है, उपनिषद्स हैं, उनमें भी कई जगहों पे उनका उन्होंने उल्लेख किया और बताया कि कैसे डिवाइन और एंशिएंट नॉलेज आज की साइंस और आज के समय में भी एकदम पूरी फिट बैठती है। लेकिन आगे लेके चलते हैं बातचीत को। इंडियन मार्केट में भी आप देखिए फॉल्स ब्रेकडाउन करीब 6 या 7 बार हमने देखे जुलाई और अगस्त सीरीज में, 19,250, 19,240 के आसपास जाके। लेकिन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर सीरीज में सेकेंड हाफ में 12 साढ़े 12 बजे तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद एकदम सरपट दौड़ पड़ा बाजार और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की बाइट दिखी कि हमने एक फेज देखी। बाजार में सेंस ये आ रहा है कि 6-7 बार जो हम 19,250 तक गए हैं, वो फॉल्स ब्रेकडाउन जो है अब उसका दौर शायद खत्म हो रहा है। उसमें एक रीजन ये भी है कि एफआई की जो सेलिंग बढ़ी हुई थी जुलाई सीरीज के लास्ट में और काफी अगस्त सीरीज में, शायद वो खत्म होने को आ रही है। अगर आप फ्राइडे का एफआई डेटा देखेंगे तो आपको पॉजिटिव व्यू उसके अंदर नजर आएगा। उसके अलावा अगर आप देखिए कहां से स्ट्रेंथ आ रही है, जो ग्लोबल सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, मेटल, चाइना के डेटा के बाद वहां तेजी आई। आईटी में लगातार तेजी चल रही है। जी आप कह सकते हैं बैंक्स ऑफ एंड ऑन, इवन रिलायंस ऑफ एंड ऑन। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक एक दिन चलते हैं एक दिन नहीं। लेकिन अगर आप देखें जो फार्मा, ऑटो, ये स्टॉक्स जो हैं पूरा मेकअप कर दे रहे हैं कमजोरी का। आज की तारीख में आप मेटल्स के ऊपर जरूर ध्यान रखिए और सीमेंट पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि सीमेंट में और स्टील में प्राइस हाइस की बात आई है, की खबरें आई हैं, तो इनमें इनको थोड़ा बल मिल सकता है बाजार में। लेकिन डिम्पी अगर हम एफिनो डेटा की बात करें, एफआई ने तो कैश में बाइंग की कई टाइम के बाद, लेकिन एफिनो में क्या कुछ बदलाव आया है, कुछ उनकी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है क्या? निफ्टी से शुरुआत करिए।
हाँ, बिल्कुल बदलाव आया अजय, आपने पॉइंट बिल्कुल ये सही नोटिस कराया। एफआईज की होल्डिंग अब 50% से ज़्यादा हो गई है। पूरे अगस्त के महीने में उनकी जो एवरेज होल्डिंग थी वो करीब 48% या 47% आप अराउंड समझ सकते हैं। लेकिन अब होल्डिंग सितंबर के अंदर आते ड्रास्टिकली एकदम से चेंज हुई है और वो हो गई है करीब 51% के आसपास की। एक पॉइंट और मैं आपको नोटिस कराऊंगा, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था फॉल्स ब्रेकआउट, वो हमने चार्ट पे आपको नोटिस भी कराया था कि किस तरह से मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट करता है। हालांकि हमको एक्सपेक्टेड था कि सीरीज के जाते जाते ये काम हो जाएगा, लेकिन नई सीरीज के पहले दिन हुआ कि हम फॉल्स ब्रेकआउट से बाहर निकले और हम एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के अंदर आ गए हैं। अब मैं आता हूं निफ्टी के अंदर हुआ क्या है। देखिए निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग पहले होगी और वो हुई भी है। निफ्टी के अंदर करीब 4% का डाटा ओआई इंटरेस्ट से घटा है। अच्छी बात यह है कि बढ़त 180 पॉइंट के साथ आप कंफर्ट जोन में हैं, 19,300 वाले ऊपर हैं इसके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप रेजिस्टेंस के क्लोज हैं, 500 से 650 तक की रेंज है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। हालांकि ये सीरीज 2 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट से थोड़ी कम के साथ एंटर हुई है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी जरूर और, लेकिन वो शायद उतनी स्पीड से नहीं आए। तो इसलिए आपको भी 1 से 2 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है इस रेंज के ब्रेकआउट का। ये 500 से 650 वाली रेंज है, ये पार होगी फिर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा मार्केट के अंदर तेजी की तरफ में। अगर नहीं होती है तो फिर आपको फिर से जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ये हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपके लिए नोटिस करवा लिए हैं। एक अच्छी बात यह है कि सीरीज के शुरुआत में 85 पॉइंट का प्रीमियम है। दूसरी अच्छी बात यह है कि 5 बार के पॉजिटिव होने के बाद अगस्त महीने में वो आया जिसमें आके नेगेटिव भी हुआ। अब सितंबर के अंदर देखते हैं क्या होता है। पिछले 5 साल का जो हमने डाटा निकाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग 5 में से 3 बार नेगेटिव गए हैं। इसलिए मैं पहले कोई बहुत एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ शॉर्ट कवरिंग जरूर निफ्टी के अंदर अभी थोड़े और बाकी है। बात हुई निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर भी बताएं किस तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेशन था। और एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट नहीं ब्रेक किए थे, वो 44,000 के ऊपर ही टिका हुआ था। इसलिए उसके 44,000 के ऊपर जितना पाइल अप करेगा यानी कि जितने नंबर्स बढ़ाएगा उतना कॉन्फिडेंस बायर्स को आएगा। जिन्होंने रोल करके पोजीशंस लेके आए हैं ना सितंबर के मंथ में, उनको जरूर होल्ड करना चाहिए 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी सीरीज के अंदर 45,000 भी देख लें, लेकिन फिर भी मैं एक कैविएट, एक राइडर जरूर लगाऊंगा। जब तक हम 44,600 800 वाली रेंज को पार होते नहीं, आप एक बड़े नंबर मार्केट्स के अंदर नहीं देखेंगे। देखिए मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट दी है शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू इफेक्ट से चाहिए। अमूमन शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए मेरा बार बार डाउट जा रहा है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग हैं तो आप रहिए। शॉर्ट्स वालों को ज्यादा सोचना, उनको वापस से ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ लॉन्ग वालों को खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी आ सकती है। 190 अंकों का प्रीमियम इस बार फिर से आया है, ये अच्छा पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और एफआई से भी थोड़े शॉर्ट्स पोजीशन तो कवर किए हैं जो हम बात समझ पा रहे हैं इंडेक्स पर, लेकिन अब स्टॉक्स कौन से होंगे जिन पर ध्यान रखना होगा। रोल ओवर फिगर्स तो काफी अच्छी आईटी केमिकल स्पेस की देखने को मिली है, मेटल्स भी इनफैक्ट। 2 स्टॉक्स कौन से होंगे डिम्पी? देखिए अभी आपने एक मेटल का जिक्र किया। देखिए मेटल सबसे क्रिटिकल कंडीशन में है इस समय और उसकी एक जुड़ी हुई कंपनी है एनएमडीसी। आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। एनएमडीसी के अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ड्यू नहीं है, वो हो ही गया है, तो ब्रेकआउट हो चुका है। चार्ट एक बार आपके हम स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे एनएमडीसी के, तो आप उसमें देखेंगे कि 3 बार का एक टफ रेजिस्टेंस था जिसको फाइनली इसने पार किया है और यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी हो रही है। रिस्क रिवॉर्ड अपने आप में काफी बेहतर है। तो एनएमडीसी के ट्रेड पे आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, करीब 6% तो लास्ट में ही क्लोजिंग हुई है। मैं आपको अपनी ही स्क्रीन से एनएमडीसी के चार्ट एक बार दिखा देता हूं, आप वहां पे देखेंगे तो हमने बकायदा ड्राइंग करके वो चीज नोटिस भी करवाई हुई है कि कैसे ये शेयर इस तरह का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो हमने आपके लिए भी मार्क किया है, ब्रेकआउट कैंडिडेट। दूसरा ये शेयर है जिस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो है गेल का। आपको ध्यान होगा 116-17 पे भी हमने आपको ये शेयर नोटिस करवाया था, गेल। अब आप गेल पे और ध्यान रखिएगा क्योंकि इसने 121 पे क्लोजिंग दी है। एक ही दिन में 117 वाली रेंज को पार करके 121 में आ गया। ये कुछ वैसे ही है जैसे ऑर्बिट में आप आ जाते हैं स्पेस क्राफ्ट से, अब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे नहीं खींचेगी। शायद गेल के साथ भी होगा, अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे नहीं खींचेगी और हो सकता है 117 अभी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करे। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है गेल के अंदर भी। इसका भी चार्ट हमने आपके ड्रॉ कर दिया और अजय को तो अच्छे से
याद होगा जब हमने बताया था कि ये 6 बार का रेजिस्टेंस को इसने फाइनली ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अभी इस लेवल पे पहुंचा है। ये हमने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है गेल का 6 बार का रेजिस्टेंस। तो आप इस शेयर पर भी ध्यान रख सकते हैं। 2 शेयर हो गए, एनएमडीसी और दूसरा गेल। भी आपने वीकेंड में कोई वो देखी है क्या, कोई स्पेस वाली मूवी देखी है क्या बच्चों के साथ? लग रहा है ऐसा, क्योंकि आपकी आज नहीं, आपकी स्पेस जो वाली बोलचाल मूवी की तो नहीं भाषा देखी, में हाँ। स्पेस बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल ये वो, या फिर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है लग रहा है बच्चों को, कोई स्पेस से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा है लग रहा है वीकेंड में। हाँ, लग रहा है। ये आपने सही पकड़ा। असल में क्या है, मेरे बेटे का एग्जाम है आज, तो कल ही मैंने उसको एक साइंस से जुड़ा सब्जेक्ट पढ़ाया था जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह और थी। दुनिया, हाँ, आज आपकी वोकैबुलरी में इतनी स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, ग्रेविटेशन, लग रहा है वीकेंड अच्छा बीता है। हाँ, पढ़ा के बच्चों को। चलिए, बढ़िया है। वही है ना, इम्तिहान बच्चों को होता है, पढ़ाई अपनी हो जाती है। खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सही पकड़ा है एकदम। प्रशांत और मितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, शुक्रिया बातचीत के लिए। बताइए प्रशांत, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो फ्राइडे को हमने देखा था, सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में अच्छी चाल चली, निफ्टी ने पहुंच गया करीब करीब 19,500 के पार। लेकिन सवाल वही उठता है, 6-7 बार 19,200 का मुंह दिखा चुका है। लोग शॉर्ट करने के लिए आते हैं, फंस जाते हैं। तो इस बार क्या वापस हम नीचे रिविजिट करेंगे? इस बार 19,500-600 का जो जोन है वो इस सीरीज में, सितंबर सीरीज में क्रॉस होने वाला है। जी, वेरी गुड मॉर्निंग अजय, प्रियंका, डिम्पी जी, एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो शॉर्ट कवरिंग आई वो काफी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 19,250 एक बहुत फर्म बेस है निफ्टी के लिए फिलहाल, एक शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से। अब अहम क्या होगा, तो जो कुछ देर पहले नंबर्स हमने डिस्कस किए, बिल्कुल वही नंबर्स है। अगर हम स्पॉट को देखें तो 19,550 से लेके 19,640 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बहुत बड़ी तेजी कब आएगी? अगर हम 19,640-50 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है हम एक स्विंग हाई को न्यू टारगेट कर सकते हैं। बट फेज वाइज जाएंगे, 200 पॉइंट का रिस्क, 100 पॉइंट का रिवॉर्ड। मेरा हमेशा अप्रोच यही रहेगा। इसकी वजह ये है कि हम पिछली बार भी, जब शायद मुझे याद है 19,900 पे मैं बार-बार रेकमेंड कर रहा था, 100 पॉइंट के लिए आप बड़े प्रॉफिट्स मत गवाइए, इंडेक्स से एग्जिट कर लीजिए। इस बार भी यही कहूंगा कि वो 20,000 की जो एक इमोशनल वैल्यू होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा और आप उसके नजदीक पहुंच जाओ 19,850, 900, एक बार इंडेक्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सारे पॉइंट लेना कोई जरूरी नहीं होता है, आपको एज अ ट्रेडर रैशनल लेना होता है। आज की जहां तक बात है या इस हफ्ते की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है डाउन साइड 19,300 सबसे अहम होगा। जैसे आपने कहा, फॉल्स ब्रेकआउट 2-3 बार हुआ और ऊपरी साइड पे भी फॉल्स ब्रेकआउट 3-4 बार हो चुका है, तो हम एक बहुत बड़े टाइट रेंज में फंसे हुए हैं। अब ये रेंज ब्रेकआउट तभी होगा जब हम 19,650 को ब्रेकआउट कर दे, तो एक बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा और उसके ऊपर हम सस्टेन कर सकते हैं। फिलहाल अगर कोई लॉन्ग हो तो आप 19,600, 640 के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए स्पॉट में। आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 19,340। तो अगर आप देखो, करीबन 200 पॉइंट का रिवॉर्ड और 70-80 पॉइंट का रिस्क है, तो ऑलमोस्ट 1:3 की ट्रेड हो जाती है। आप बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न काफी पॉजिटिव है। बट इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूँ, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आना बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं आया हुआ है। हमें 44,500 ऑलमोस्ट मान के चलेंगे, वीकली क्लोजिंग हुई थी। अब जो अहम लेवल होगा, हम बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 1% मूव भी आए तो 500-600 पॉइंट हो जाते हैं, तो 45,200 एक बहुत अहम लेवल होगा। अगर हम 45,200 के ऊपर क्लोज हो जाए, टच एंड गो नहीं, क्लोज हो जाए, तो बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफी बड़ी। और मुझे लग रहा है इसलिए मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने निफ्टी में आउटराइट कहा हम लॉन्ग रह सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में मैं 500-600 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा 45,200 के ऊपर क्लोज हो जाए। ये क्लोज होने के लिए एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होगा। तो दोनों ही चीजें सिंक में आ जाएंगी और उसके ऊपर आप बेझिझक लॉन्ग रह सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 44,500 पे और होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 46,500। सीधा हमें 1,000 पॉइंट की रैली मिल सकती है 45,200 के ऊपर। तो वेट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और फ्रेश बाइंग करनी हो तो जैसा मैंने कहा 45,200 के ऊपर ही कीजिए। इस व्यू तक तो हम पहुंचे कि यहाँ से लॉन्ग का ट्रिगर बन सकता है। अभी तक तो डिसाइसिव मूव ही नहीं दिख रही थी इंडेक्स पर, और क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में भी एफआईएस के में भी चेंजेस आए, उन्होंने अपने शॉर्ट्स भी कवर किए हैं। लेकिन यस, रेजिस्टेंस अभी भी आपको इंडेक्स पर दिख रही है। चलिए, ये तो एक इंडेक्स पर व्यू क्लियर हुआ, लेकिन अब आज की रिकमेंडेशंस क्या हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स की स्पेसिफिक हैं। मितेश, मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी।
तीन स्टॉक हैं क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है बहुत लंबे समय के बाद मिड कैप काउंटर्स में। तो पहला ट्रेड रहेगा जीएम ब्रेवरीज का। 520 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखा गया है और सस्टेनेबल अपमूव देखा गया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से जो स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल होगा और एक लंबी बारी के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। तो 589.90 जो इसका क्लोज है फ्राइडे का, तो वही भाव पे रिकमेंडेशन है बाय करने की। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 505 का। पहला टारगेट रहेगा 645, दूसरा टारगेट रहेगा 728। दूसरा जो स्टॉक है वो बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। नाम है उसका कार ट्रेड टेक लिमिटेड। कार ट्रेड के अंदर 550 रुपए के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर, और हमें लग रहा है कि यहाँ से कार ट्रेड एक बहुत ही लंबी बारी के लिए तैयार हो रहा है और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो 504 के स्टॉप लॉस से कार ट्रेड को लेना है। पहला टारगेट रहेगा 5555, 555, दूसरा टारगेट रहेगा 754। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रॉम द एग्रो स्पेस, एक कंपनी है IFB एग्रो इंडस्ट्रीज करके, उसमें भी हमको 490 रुपए के ऊपर क्वार्टरली चार्ट्स में सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो 520 के ऊपर IFB एग्रो लिमिटेड परचेस करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 475। पहला टारगेट रहेगा 585, दूसरा टारगेट रहेगा 648। ओके ठीक है, तो 3 शेयर हो गए हैं और तीनों के तीनों कैश के स्टॉक्स हैं। जीएम ब्रिवरीज, IFB एग्रो, कार ट्रेड। थोड़ा लीक से हटके वाले शेयर्स है, इसमें से ज़्यादा ध्यान देने वाला कार ट्रेड है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पुल बैक का एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। इन तीनों शेयर्स को अमितेश ने आज आपको दिया है ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर। प्रशांत, आपकी तरफ से आज के ट्रेड कौन से? जी रिपी जी, दो स्टॉक्स रडार पे हैं। एक होगा यूपीएल, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी आ चुकी है, तो मैं स्टॉप लगूंगा स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 580, 580। 580 के नीचे क्लोज हो तो ये व्यू नेगेट हो जाएगा। टारगेट में दिख रहा हूँ 640 का, बट ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ओवरऑल व्यू ये है कि अगर हम 640, 45 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 680 तक जा सकता है। तो ये पोजिशनल ट्रेड होगा। नेक्स्ट पिक होगा GNFC, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 605 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 655 से लेके 670 के जोन तक हो। ठीक है, चलिए ये तो हुए आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स मितेश के और प्रशांत सावंत के। लेकिन अब जो दूसरे ट्रेड्स हैं और बड़े ट्रिगर्स हैं, उसमें से एक बड़ा एक मोमेंट जो था वो था ओवर द वीकेंड उदय कोटक की तरफ से। उन्होंने जिस तरह की जर्नी रही है, हालांकि ये बात पता थी अजय सबको, लेकिन ये एक इमोशनल मोमेंट है। और उदय कोटक जी ने हालांकि सक्सेसर को लेकर बात भी की जा रही है, उन्होंने ट्वीट भी लिखा। ये पूरी जर्नी जो उन्होंने 1985 से जो शुरू की और अब यहाँ तक जिस तरह का कोटक बैंक जिस लेवल पर पहुंचा है, बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये पूरा बैंक ही। देखिए, ये जो है HDFC बैंक के कंपैरिजन में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बहुत समय तक रहा। 3-4 साल पहले ये एक जोन में चला गया और वहां से फ्लैट लाइन हो गया। लेकिन अगर आप 25-30 साल का एक NBFC से, करेक्ट, NBFC से कन्वर्ट होकर इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया और टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी, तो इसमें बैंकर तो ऑफ कोर्स यहीं बहुत ही शानदार बैंकर जैसे डेवलप हुए, उन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट की है शेयर होल्डर्स के लिए। और अब विद इन कोटक बैंक भी अगर आप देखें, उनके इन्वेस्टमेंट बैंक को देखिए, क्या शानदार इन्वेस्टमेंट बैंक है। AMC डेवलप हुई है, नीचे इंश्योरेंस कंपनी है। तो वैल्यू क्रिएट तो बहुत ही ज्यादा की है। 3-4 साल से ये एक हाई वैल्यूएशन जोन में चला गया, थोड़ा डीरेट हुआ था। कुछ 4.5-5 टाइम जो है 2.5 टाइम आ गया, क्योंकि लीडरशिप इशू को लेकर बाजार थोड़ा सा अनसर्टेन हो गया था। अब वो क्लैरिटी आई है। उन्होंने इगॉन जेंडर को कैंडिडेट ढूंढने के लिए लगाया भी था और बाजार को ऐसा लगता है कि समय से थोड़ा पहले हो गया। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे राहुल मलानी के साथ कोटक बैंक में कि यहां से क्या कोटक बैंक का डी रेटिंग खत्म होने वाली है। 4.5 टाइम 5 टाइम वाला 2.5 टाइम पे आ गया था, 2.5 टाइम प्राइस टू बुक। क्या बदलेंगी चीजें यहां से, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़े अंडर परफॉर्मेंस के दौर के बाद अब आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप का जो मामला है जिससे बाजार थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के कारण स्टॉक चल नहीं पा रहा था, शायद वो हटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए बिल्कुल तो देखना होगा ये खास कॉन्वर्सेशन। अब से कुछ देर में ही आप इस पे एनालिसिस जरूर देखें। लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स को भी जोड़ते हैं। 8:45 पर राहुल मलानी होंगे हमारे साथ शेर खान से और हम उनके साथ एनालिसिस करेंगे इस मूव के बाद कोटक बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की।
लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के दूसरे बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं, किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, न्यूज़ फ्लो कहाँ है, ये सब कंपाइल करके शरद लाए हैं हमारे लिए। शरद बताएं। IDFC फर्स्ट बैंक जो है फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे GQG पार्टनर्स जो हैं लगभग 2.5% स्टेक के एक्विजिशन के, जिसका वैल्यू 1500 करोड़ है। अब जो सेलर थे वाबर्ग पिंकस थे, लगभग 4.2% स्टेक की जो है बिकवाली उन्होंने किया है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पे 3P इन्वेस्टर्स ने जो है पार्शियल सेल की है अपनी स्टेक की, लेकिन अब्जॉर्प्शन आया है आपके HDFC म्यूचुअल फंड ने, उन्होंने जो है लगभग 40 लाख शेयर से ज़्यादा की बाइंग देखने मिली है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो है QIB इशू कंप्लीट हुआ है लगभग 500 करोड़ का, लेकिन जो इंटरेस्टिंग एलोटीज़ के नाम आए हैं वहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स आते हैं, मार्केट इन्वेस्टर्स जैसे कि सुनील सिंघानिया के अबैकस ग्रुप, इसके अलावा टाटा म्यूचुअल फंड और HSBC म्यूचुअल फंड जैसे बड़े DIs भी आए हैं। अब बात करूँगा तो ओवरऑल स्टील स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, जैसे कि JSW स्टील, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत के जो स्टील प्राइसेस है वहाँ पे 5वां हाइक देखने मिला है। अब ये जो है पिछले 5 हफ्ते में आई है, और अब जो है जो रीबार प्राइसेस है वो लगभग 15 से लेकर 2500 रुपये प्रति टन जो है सितंबर के लिए बढ़ चुके हैं प्राइसेस। सीमेंट स्टॉक्स में भी प्राइस हाइक्स देखने मिली है, और ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में 10 to 35 रुपीज़ पर बैग का जो है प्राइस इंक्रीज़ देखने मिली है। और याद रखिए जो डिमांड ट्रेंड्स अभी हेल्दी हो गए हैं, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल आया है तो यहाँ पे डिमांड का पिकअप आया है, और जो एग्जीक्यूशन हो रही है आपकी इंफ्रा या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, उसमें भी पिकअप देखने मिल रहा है। लिंकन फार्मा एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप स्टॉक है। प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 0.3% स्टेक की एक्विजिशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में की, पर हमने थोड़ी ट्रैक की तो यहाँ से पता चला कि 2.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते में देखने मिल रही है, तो इस स्टॉक को अपने रडार में रखिएगा। GMR पावर, उनकी आर्म जो है वो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एडवांस मीटरिंग की जो प्रोजेक्ट है वो मिली है, यहाँ पे 5000 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो इसको भी स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। M&M को जो IFC है उन्होंने लगभग 600 करोड़ अलग अलग ट्रांचेस में उनकी मोबिलिटी आर्म में इन्वेस्ट की हैं, और अब याद रखिए इसकी जो आर्म की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 6000 करोड़ के ऊपर है, और IFC का स्टेक और जो है 9% से बढ़ के 13.5% हो गया है। रिलायंस MRPL चेन्नई पेट्रो में भी जो है मूवमेंट्स देखने मिल सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई है कि जो विंडफॉल टैक्स है आप कह सकते हैं डीजल एक्सपोर्ट में और ATF एक्सपोर्ट में, उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। और वहीं पे अगर आप बात करें प्रोडक्शन की, जो आपके क्रूड प्रोडक्शन की है उसमें गिरावट आई है विंडफॉल टैक्स की, तो इन स्टॉक्स को जो है इस न्यूज़ फ्लो पे ज़रूर आप देखिएगा। और आखिर में टाटा स्टील के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एडवांस स्टॉक्स चले UK गवर्नमेंट से, जहाँ पे जो है वो फंडिंग उठा सकते हैं लगभग 500 मिलियन पाउंड्स का, और दूसरी तरह जो है आप कह सकते हैं लगभग 700 मिलियन पाउंड्स का जो है जो ग्रुप है टाटा स्टील वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। ओके ठीक है, ये कुछ एक बेहतरीन शेयर्स आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं, और आज के स्टॉक से न्यूज़ बनेंगे, इस पर हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन बैक टू बैक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी चेक करवा लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी हाँ, सबसे पहले ऊनो मिंडा पर फोकस रहेगा। डैम कैपिटल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 705 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि प्रीमियमाइजेशन के चलते कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो EV स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। अच्छे प्रोडक्ट मिक्स और बेटर यूटिलाइजेशन लेवल्स के चलते कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 705 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा PVR आइनॉक्स पर CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 2015 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि F&B यानी फूड एंड बेवरेजेस का जो स्पेंड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो 30% हायर लेवल पर है और मल्टीप्लेक्सेस में कोई स्ट्रक्चरल रिस्क नहीं है। इसी के चलते खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2015 रुपीज़ प्रति शेयर का PVR आइनॉक्स पर टारगेट रखा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक रेजिग्नेशन के चलते ये रिपोर्ट आई है, जहां गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2624 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि एक रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, सरप्राइज फैक्टर के तौर पर आया है
और कोटक महिंद्रा बैंक ने इन एनी केस अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों से। अभी उन्होंने 2624 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 9000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। CLSA का मानना है कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे दिख सकते हैं मीडियम टर्म में बजाज फाइनेंस के लिए। पर्सनल लोन्स में करीब डबल हुए पर्सनल लोन्स पिछले 3 साल में, और लायबिलिटी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है बजाज फाइनेंस की। इसी के चलते उन्होंने 9000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है और खरीदारी की राय बरकरार रखी है बजाज फाइनेंस पर। ठीक है, ये जब बजाज फाइनेंस की बात होती है तो बैक टू बैक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात होती है। अब तो खैर उसमें एक अपडेट ये भी है कि वो सर्किट लिमिट उसकी 5 से 20% हो गई है। अजय, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा 5 से 20% सर्किट आने पर? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग समय में आया है। मैं आपको बता दूं डिम्पी, क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ तो इसमें सेलिंग अभी भी चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था 15 करोड़ की सेलिंग, शेयर की सेलिंग थी, उसमें से 5-6 करोड़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। उसमें से 5 करोड़ तो प्रमोटर ने खुद लिए, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने ब्रेक की थी। 1 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड्स ने ऑलरेडी लिए। 8 से 9 करोड़ शेयर की सेलिंग बाकी है। तो मुझे, हालांकि ये 2 दिन बैक टू बैक सर्किट लग चुका है, अचंभा होगा अगर 20% का सर्किट लग जाए, इतनी बड़ी बाइंग बन जाए। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बात हुई है जियो फाइनेंशियल के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इतनी जल्दी आ गई। बट डेटा ये दिखा रहा है कि कुछ फंड्स ने ऑलरेडी इसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। जैसे क्वांट फंड एक है, उन्होंने काफ़ी जियो फाइनेंशियल खरीदा है पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में। कुछ और फंड्स की भी बाइंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी दिख तो रही है कि एडजस्टमेंट, इंडेक्स एडजस्टमेंट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में। बाजार पर बात करूँ मैं उससे पहले, क्योंकि गुड मॉर्निंग निकुंज, जियो फाइनेंशियल से बात हो रही है और 2 ही दिन में 5% का 20% सर्किट की न्यूज़ आ गई है। इसको आपने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि भी कुछ सेलिंग शायद बाकी भी है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि क्योंकि सर्किट लिमिट ये स्टॉक टच कर रहा था, उसकी वजह से इंडेक्स से नहीं निकल रहा था। अब 20% का इसको सर्किट हिट करना पड़ेगा ऊपर या नीचे, जो इम्पॉसिबल नहीं है मगर डिफ़िकल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते वो इंडेक्स से निकल जाएगा। तो क्योंकि इंडेक्स से निकलेगा तो इंडेक्स के अंदर जो रेसिड्यूअल कंपल्सिव सेलिंग बची है उस हफ्ते में आ जाएगी। तो अगला 2 या 3 दिन हो सकता है वॉलेटाइल रहे। इसकी रियल प्राइस डिस्कवरी मेरे हिसाब से हुई नहीं है। इसकी रियल प्राइस डिस्कवरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसके अंदर एक इंडेक्स एडजस्टमेंट का फैक्टर इस समय प्ले है। तो रियल डिस्कवरी अब इसकी इस इंडेक्स के एक्सक्लूजन के बाद ही होगी, या कंपल्शंस आपके निकल जाएंगे। अब रियल प्राइस डिस्कवरी 180 पे होती है या 200 पे होती है, वो इस हफ्ते में मुझे लगता है कि स्टॉक सेटल हो जाएगा। क्योंकि जो मेथडोलॉजी है इंडेक्स की, उसके हिसाब से इंडेक्स सर्किट में जब स्टॉक लगता है तो 2 दिन उसको और एक्सटेंड करना पड़ता है, जो शायद आप बात कर भी रहे थे। तो उसकी वजह से अब ये सर्किट तो नहीं लगेगा लगता है, और मंडे और ट्यूसडे को सर्किट नहीं लगा तो एज सून एज वेंसडे वो सर्किट से निकल सकता है, मतलब इंडेक्स से निकल सकता है। 1 हफ्ते का इसके अंदर समय लग सकता है प्राइस रिकवरी का। बट रुचि काफ़ी आ रही है, डेटा बता रहा है कि काफ़ी, सिर्फ प्रमोटर खुद ही नहीं बट फंड्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। 2 तरह के फंड्स हैं। एक फंड है जो कि एक कैटेगरी ऑफ फंड इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसको बेच रहे हैं बिकॉज वो इंडेक्स का भागीदार नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जो कि इस बिजनेस पर बेट करना चाहते हैं। वो रिलायंस पर बेट नहीं करना चाहते हैं मगर जियो फाइनेंशियल्स पे बेट करना चाहते हैं। तो कई मार्केट में तो क्या होता है, देखिए हर प्रकार के प्लेयर होते हैं, कई डिफरेंट तरह की आउटलुक होती है। तो अब जो रुचि आने वाली है वह मुझे लगता है ऐसे फंड्स में से आएगी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बेट करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो बिजनेस है आने वाले समय में बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, किस स्पेस पे बड़ा होगा, वही सब समझने वाली बात है। फिर एक और बड़ी खबर जो इस हफ्ते वीकेंड में आई वो ये थी कि हालांकि ये चर्चित थी बात, लीडरशिप चेंज एट कोटक बैंक, लेकिन उन्हें उदय कोटक जी ने अपना इस्तीफा दिया। आपने तो बहुत पुराने समय से एकदम स्टार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन से इसको ट्रैक किया है, आप कैसे एनालाइज करते हैं और ये स्टॉक के लिए क्या मतलब है? मुझे भी याद है कोटक साहब से मैं बख्तावर में मिला था 2000 में, जब कोटक महिंद्रा बैंक भी नहीं बना था। 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक बना था और उस समय कोटक महिंद्रा एक बुक फाइनेंसिंग, कार लोन और स्टॉक ब्रोकरेज, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज की सब्सिडरी थी, उसमें था। तो इसमें 2 फैक्टर है, उन्होंने रिजाइन क्यों करा, दूसरा फैक्टर उनकी लेगेसी। तो पहला हम बात करते हैं पहले फैक्टर की। मुझे नहीं लगता कि रेजिग्नेशन को लेकर के हमें कुछ अटकलें लगानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोइंसिडेंस की बात है कि चेयरमैन जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता साहब और उदय जी का जो टेन्योर है इस साल के एंड में ख़त्म हो रहा है।
जो मैं इकोनॉमिक टाइम्स में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो ब्रोकरेजेस के व्यूज़ में पढ़ रहा था, सबका भी यही मानना, जो भी हमारा मानना था कि भाई एक यू शुड ऑलवेज गो व्हेन पीपल आस्क यू व्हाई नॉट। तो अगर वह टेन्योर के बाद जाते तो लोग व्हाई नॉट बोलते, अब लोग बोल रहे हैं व्हाई। तो मुझे लगता है वाई और वाई नॉट के अंदर वही डिफरेंस है। क्रिकेट अच्छे से जानते हैं वो, तो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 लगा करके, धोनी साहब ने करा था ना कि लास्ट बॉल पे छक्का लगा करके इंडिया को विश्व कप जिताया था, वर्ल्ड कप जिताया था। तो मुझे लगता है कि उसी थॉट से उन्होंने करा है, क्योंकि जो उन्होंने रीजंस दिए हैं, जो मैं इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था, उसकी ये है कि भाई बच्चे की शादी है, ये हाँ जी 9 नवंबर को तारीख है। कार्ड आ गया आपके पास, तभी पता है डेट आपको। देखो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने बात छोड़िए तो पूरी दुनिया से, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, एशिया से लेके बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो अपने टिकट करा रहे हैं 9 तारीख के। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद। उसमें वर्ल्ड कप भी है उस समय। बताइए तो एयर फ्रायर क्या होने वाले, इंडिगो का शेयर खरीदना चाहिए, होटल के स्टॉक्स लेने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है मार्केट में, बुनियादी चीज़ों से काम करना पड़ता है। चलिए, तो 2 सेक्टर तो ऐसे ही पता चल गया हमें बाद में, लेकिन निकुंज जो ओवरऑल अभी सिनेरियो दिख रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, आप स्टील प्राइसेस के देखें, वो स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं, सीमेंट के प्राइसेस ओवरऑल सारे जोन्स में बढ़ रहे हैं, क्रूड फिर से वापस $90 के पास आ रहा है। तो अब क्या है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की भी साइंस है? आई थिंक मार्केट्स प्रिपेयर नहीं है प्रियंका इन्फ्लेशन को लेकर के, और जो टेम्पलेट आप काम कर रहे थे, आप टेम्पलेट से काम कर रहे थे कि रेट नीचे आएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, वह चैलेंज हो रहा है। और मजे की बात है कि क्रूड का दाम बढ़ रहा है, जब ऐसा नहीं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और चाइना तो और स्लो डाउन हो रहा है। तो एट अ टाइम अमेरिका हैज डन स्लाइटली बेटर एंड चाइना हैज डन रियली पुअर, क्रूड एंड मेटल प्राइसेस दे शुड नॉट बी गोइंग हायर। तो अभी तो ये लग रहा है कि प्राइस डिस्ट्रप्शन है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन कहीं पर है नहीं। मगर अगर क्रूड $90 के ऊपर जाता है, अगर स्टील प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जी हाँ, सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन को लेकर के समस्या दोबारा आ जाएगी। बिकॉज ये वेजिटेबल प्राइसेस नहीं है जहाँ पर टमाटो का प्राइसेस एक महीने के लिए ऊपर जाता है, अगले महीने में नीचे आ सकता है। जब क्रूड और मटेरियल की इन्फ्लेशन आती है, वो मल्टी मंथ इन्फ्लेशन होती है, हमने हमेशा देखा है। देखो, एक और बात पे मैं चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि जुलाई सेकेंड हाफ से सीरीज के पूरी अगस्त हम लोग एक रेंज में रहे, नीचे 19,200 300, ऊपर 19,500 600। आज एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली केस बना रही है कि बड़ी रैली की संभावना है। आपने कैसे देखा उसको? आपको लगता है एक संभावना? हिस्टोरिकली अगर आप देखें 2004, 2009, उसके पहले मार्केट इन द रन अप टू द इलेक्शन हमेशा ऊपर जाता है। 2004 में भी शायद ऐसा हुआ था, आई हैव टू लुक एट द डेटा। तो मॉर्गन स्टैनली यही बोल रहा है कि जो पहले हुआ था दोबारा होने वाला है, विच इज़ दैट मार्केट्स विल सी अ रन अप इन द रन अप टू द इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन का टेम्पलेट इस समय एक प्रकार से इज समथिंग विच मार्केट्स आर वेरी क्लियर अबाउट। मगर वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा, स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, यूएस इकोनॉमी में हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, मगर जो डायरेक्शन रहेगा वो इलेक्शन की वजह से, जहां हमें लगता था मार्केट नर्वस रहेगा, मतलब हिस्टोरिकली हमें यह देखने को मिला है कि इलेक्शन के पहले मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो इस बार भी आपको लग रही है संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, ब्रेकआउट हो गया। ऐसा मार्केट में जो रिस्क है वो वैल्यूएशन रिस्क है, इट इज़ नॉट एन इवेंट रिस्क। there is no earnings risk, it is the risk of valuations. See, for example, चाइना में there is a risk of debt, the risk of growth. इंडिया में ना ग्रोथ का रिस्क है, ना वैल्यूएशन का रिस्क है। इंडिया में ना ग्रोथ का रिस्क है, ना पे डेट का रिस्क है, ना कि बैलेंस शीट रिस्क है, ना कॉर्पोरेट रिस्क है, ना सरकार की बैलेंस शीट का रिस्क है। तो डायरेक्शनली आप ऊपर जाते, तो रिस्क क्या है? रिस्क है रन अप और द वैल्यूएशन रिस्क। तो वैल्यूएशन रिस्क is very has to be examined very differently rather than macro risk and economic risk. जिस आप तर्क की बात बोल रहे हैं और जिस रनअप की बात आप मार्केट के अंदर बोल रहे हैं, ये हमने रेलवे काउंटर्स पे काफ़ी देखा है। इस पे आपका स्टांस क्या है? ये भी और चलेंगे, दौड़ेंगे, या फिर ये हो गया बस इनका मूव? देखिए, चलती का नाम गाड़ी है डिम्पी साहब, रेलवे स्टॉक्स में वही हो रहा है कि चलती का नाम गाड़ी है, लोग उसमें बैठ चुके हैं। अब कोई रेल की जो जर्नी है वो नॉन स्टॉप तो रहती नहीं है, मगर यह बोलना कि रेल की जो जर्नी है वो अपने एंड स्टेशन पे पहुंच चुकी है, यह भी बहुत जल्दी होगा। मेरा यह मानना है कि स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखिए, जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स है वह कम है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम है, रिटेल और एचएनआई एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो रनअप जो हुआ है, क्या फंडामेंटली इन कंपनीज़ के अंदर कुछ बदला है? जी नहीं। मगर क्या 3 साल आने वाले जो हैं उनके अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे? जी हाँ। सरकार का केपेक्स है, रीओरिएंटेशन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो उसको लेकर के रेलवे का जो बिजनेस है आने वाले 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा। तो मेरा यह मानना है कि आने वाले 3 साल 4 साल में जो परिवर्तन होने वाला है, स्टॉक मार्केट उसको 3 साल पहले प्राइस डिस्काउंट कर चुका है। दूसरा, इन स्टॉक्स के अंदर अगर आप
हिस्टोरिकल पी मल्टीपल्स देखें, उनको करंट पी मल्टीपल से देखें तो काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक्स में को अगर आप अभी और ख़रीदते हैं तो मोमेंटम खरीद रहे हैं, ना कि आप कोई फंडामेंटल बहुत आश्वासन खरीद रहे हैं। राइट, ऑलराइट टिकुन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने के लिए। हमारे साथ सोनी पटनायक भी जुड़ चुकी हैं। सोनी, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आज आप आई हैं शोर पे? बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी, डिम्पी जी और सारे पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। मेरा जो ट्रेडिंग आइडिया रहेगा वो पहले ऑटो इंडस्ट्री में रहेगा। ऑटोमोबाइल जो है वो मिक्स सेंटिमेंट ऑफ रोल ओवर्स ने दिखाया था, उसमें से कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे रोल ओवर्स दिखाए हैं। सो एक स्टॉक है जिसमें अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है, तो मैं इसमें अजम्पशन के तौर से ले रही हूँ, वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अगर मैं फ्यूचर के प्राइस में देखूं तो 4725 का उसका एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करते ही उसमें काफी स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो ब्रेकआउट दे देगा। तो इसलिए मेरा पहला पिक रहेगा बाइंग की साइड में फॉर बजाज ऑटो। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 4620 का, ऊपर का उसका टारगेट रहेगा 4840। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार ही मैंने दिया है, बट मेरे ख्याल से इसमें जो है काफी स्ट्रेंथ आ जाएगा एक बार वो ब्रेकआउट दे दे। दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल। कोरोमंडल में हमने पहले दिन ही सितंबर में हमने देखा है कि 15% का उसने बहुत ही अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन दिखाया है फ्राइडे को, तो कोरोमंडल में भी ब्रेकआउट आ ही गया है एंड मेरे ख्याल से इसमें और भी स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम के साथ भी इसमें पिक लिया है, टेक्निकल्स भी। तो कोरोमंडल भी आप बाय कर सकते हैं, 1090 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसका पहला टारगेट 1175 रहेगा, दूसरा टारगेट 1200 1190 टू 1200 के रेंज में रहेगा, तो दोनों ऑन द बाई साइड है। जय पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मितेश ऑलरेडी बैठे हैं हमारे साथ, साथ में प्रशांत भी है। बताइए जय, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या दिख रहे हैं आज? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दर्शकों को। सो आज पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है IRB इंफ्रा। पिछले 2 दिनों में हमने देखा ये स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अराउंड 26 के ऊपर आया और ये स्टॉक जब 30 के पार जाता है तो मुझे लग रहा है 33 के टारगेट्स हमेशा छू के वापिस से नीचे आता है, तो इस बार भी ऐसा करेगा। वीकली चार्ट पर हम देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, RSI पर अच्छा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो IRB इंफ्रा पर 30.40 के अराउंड अभी चल रहा है, तो वहां से बाय करने की सलाह होगी। 32.5 जो यहाँ से अराउंड 6 to 7% का अपसाइड है, तो 32.5 हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस के तौर पर हम 29.2 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अगर ये थोड़ा नीचे आया तो मुझे लगा 21 डे के वहां सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आने की कोशिश करेगा, बट ओवरऑल ऊपर जाने के चांसेस 33 आसपास आने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। दूसरा जो स्टॉक है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू पर वीकली चार्ट पर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, अबव 100 डे मूविंग एवरेज सस्टेन भी कर रहा है पिछले एक दो दिनों से, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बाय का हम चांस ले सकते हैं। 455 के अराउंड अभी चल रहा है, 484 का यहाँ पर हम टारगेट रख के चल सकते हैं। यहाँ भी 6 to 7% का एक अपसाइड दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 435 का लेके चल सकते हैं, जो अराउंड 100 दिन के मूविंग एवरेज के वहां पर है। तो ये 2 स्टॉक्स होंगे आज के मेरे लिए रडार। राइट, तो ये भी हुए जय के दोनों कॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास सारे ही एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स भी आ गई हैं। अविनाश से बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे, लेकिन क्योंकि जो बड़े ट्रिगर्स हैं जिनके बेसिस पर ट्रेडिंग्स हम ट्रेड व्यू बना भी रहे हैं, वो है ऑटो स्पेस भी नंबर्स आए, पीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी के नंबर्स अच्छे आए थे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के इस क्वार्टर में इस महीने उल्टा नंबर्स कमजोर रहे हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ्स। तो मारुति सुजुकी के अच्छे नंबर्स पर किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, इस पर रिएक्शन भी हमें शशांक श्रीवास्तव से मिला है। आइए आपको सुनवाते हैं एक बार। देखिए, जो हमारे मुल्क में जो फेस्टिव सीजन होता है उसका जो वो 17 अगस्त से शुरू होता है। इसका आगाज केरला से होता है, एक चिंगम मंथ से, और चिंगम के महीने में ओनम भी आता है। ओनम परसों इख्तिताम हुआ उसका 29 तारीख को। तो इस दौरानिए में करीब 24.5% का इजाफा रहा केरला के सेल में, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आने वाले वक्त में जब ये जो त्योहारों का जो दौरानी जो त्योहारों का जो सीजन है वो हमारे मुल्क के मगरिबी सूबों में जहाँ पे गणेश चतुर्थी रहती है, और फिर जैसे बंगाल में नवरात्रों में,
और बाकी जो मशरिकी हमारे सूबे हैं, और वैसे ही शुमाली इलाकों में जहाँ पे दिवाली और भाई दूज का जो त्योहार होते हैं बड़े जोर शोर से होते हैं। ये जो दौरानिया है 17 त्योहारों का, जो 17 अगस्त से जिसका आगाज होता है और जिसका इख्तिताम जो है वो 14 नवंबर को है इस बार भाई दूज से। ये जो इस दौरानिया में तकरीबन 23 से 26% का फरोख्त होता है। अगर आप सालाना अगर आप सेल की बात करें तो उस अंदाज से अगर आप देखें तो इस जो रवा माली साल है 23-24 का, जहाँ पे ऐसा इम्कान है कि 41 लाख गाड़ियां फरोख्त होंगी, तो उसमें करीब 10 लाख का जरूर सेल होना चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद है। और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोडक्शन को लेके, अपने सेल की प्लानिंग को लेके, कि इस साल करीब 10 लाख गाड़ियां इंडस्ट्री में सेल होंगी इस दौरानिए में। तो ये आपने शशांक श्रीवास्तव जी का भी रिएक्शन सुना, जहां नंबर्स अच्छे आए हैं मंथ ऑन मंथ। और मारुति में तो ट्रेड हमने देखा भी 6%, हालांकि ये 3 महीने में रहा हो, लेकिन इस हफ्ते में आपको ऑटो स्टॉक्स फिर से वापस आते हुए दिखाई दिया पिछले हफ्ते में। और मारुति तो 10,200 10,300 की भी पार इस बार फिर से गया। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खास चर्चा जो हमने आपके लिए लाइन अप करके रखी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक पे आगे अब आपके लिए स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से जब इस्तीफा दिया है उदय कोटक जी ने, तो अब बात ये हो रही है कि उनका सक्सेसर कौन हो सकता है। आरबीआई ने अभी तक बैंक के नए एमडी और सीईओ के नाम को मंजूरी नहीं दी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अंकुर के पास आ रही है। अंकुर से पहले वो समझते हैं, और साथ ही हमारे साथ मिस्टर मलानी भी हैं शेर खान से, आपके पास भी आते हैं। सिर्फ 1 मिनट अंकुर को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एक खास चर्चा शुरू करेंगे। जी हाँ, उदय कोटक ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आगे जाकर बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन होगा, और साथ ही साथ उदय कोटक की भविष्य में बैंक के लिए क्या भूमिका रहेगी। तो जैसा कि हमें अपने सूत्रों ने बताया है कि बैंक ने 2 नाम भेजे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल देने के लिए। ये 2 कैंडिडेट जो हैं उनमें हमारी जानकारी के मुताबिक केवीएस मनियन का भी नाम है, और साथ ही साथ अगर हम उदय कोटक की बात करें तो फिलहाल वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बोर्ड में, मतलब वो बोर्ड में बने रहेंगे। और अभी जो उनका जो रोल है वो एकदम नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब किसी एग्जीक्यूटिव रोल में फिलहाल वो कामकाज करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो आगे जाके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हो सकते हैं क्या। इस पर हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि फिलहाल इस पर बैंक ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जो बैंक के करंट चेयरमैन है उनका जो टेन्योर है वो दिसंबर तक खत्म हो रहा है, और उसके बाद देखना ये होगा कि बैंक अगला चेयरमैन किसको नियुक्त करता है, और क्या उदय कोटक के पास भी चांस है अगले नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने का। चले ठीक है, तो ये दोनों सवाल तो अभी बहुत प्रोमिनेंटली सभी के दिमाग पर है, देखना होगा इसका जवाब क्या आता है। शुक्रिया अंकुर ये हमें एक्सक्लूसिव समझाने के लिए। लेकिन हमारे साथ राहुल मलानी हैं और हमारे साथ अविनाश गोरखशाकर भी हैं। अविनाश, आपके पास भी तुरंत लौटते हैं इस पूरे मैटर पर, लेकिन क्विक व्यू एक बार राहुल से ले लेते हैं। राहुल, जो मार्केट के कंसर्न्स भी थे अभी, जैसे अजय हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डी रेटिंग ज़रूर स्टॉक की हुई थी, यहाँ से अब करना क्या चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक को लेकर? मुझे लगता है कि यहाँ से अब एक लार्ज अंडर परफॉर्मेंस को देख के लास्ट 4 to 5 ईयर्स में एक लार्ज अंडर परफॉर्मेंस आई है, और मिस्टर उदय कोटक का रेजिग्नेशन टेन्योर से एंड होने से पहले आया, तो ये एक पॉजिटिव हिंट करता है कि इंटरनल कैंडिडेट ही होगा एमडी एंड सीईओ पोस्ट के लिए, which may be either the retail head or the corporate head, which is Miss Shanti or Mr. KVS Manian. तो देखा जाए तो यहाँ पे किचन सिंकिंग वाली पोजीशन नहीं आएगी, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ रहेगा, और ये हिंट करता है कि एक इंटरनल कैंडिडेट ही एमडी एंड सीईओ पोस्ट के लिए उन्होंने 2 नाम भेजे हैं। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये रिएक्शन देने के लिए। खास बात राहुल मलानी कह रहे हैं कि जो कोटक बैंक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ दिनों की, वो रिवर्स हो सकती है जैसे क्लैरिटी आएगी लीडरशिप पे। अविनाश गोरखशाकर भी है हमारे साथ। अविनाश, कोटक बैंक इस समय करीब 2.5 टाइम
प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड आ गया है, 4.5-5 टाइम हुआ करता था, और 3-4 साल से वाकई में इसमें अंडर परफॉर्मेंस आई है। ऐसे समय में जब कारोबार इस 3-4 साल में बढ़ा है, चाहे इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, बैंकिंग, बिजनेस बढ़ा था, लेकिन स्टॉक अंडर परफॉर्म किया था। क्या इस भाव से आपको अच्छा लग रहा है जैसे जैसे लीडरशिप को लेकर क्लैरिटी आती है? अविनाश? गुड मॉर्निंग अजय। मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक का ये जो उदय कोटक का डिसीजन था वो मेरे ख्याल से मोरलेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था। मुझे लग रहा है कि जैसे ही नया सीईओ नियुक्त होगा, और मुझे लग रहा है कि इंटरनल ही पोस्टिंग होनी चाहिए, मार्केट को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए, पिछले 5 साल में अगर आप बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे जो पॉकेट्स है कोटक महिंद्रा कंपनी में, ये बहुत अच्छी तरह से बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस जरूर था, लेकिन आई थिंक विद अ न्यू सीईओ कमिंग इन, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट्स को पॉजिटिव वाइब्स देगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स की बात करें तो एसेट क्वालिटी को देखिए, लोन बुक ग्रोथ को देखिए, मुझे लग रहा है कि कोटक इज अमंग्स द टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इनका ज्योग्राफिकल रीच, इनकी बैलेंस शीट साइज डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल में इनको बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट देगी। तो आई थिंक दिस वाज लॉन्ग अवेटेड, ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। तो अभी मार्केट्स क्लियरली वेट करेगा कि कौन नया सीईओ है और उसके बाद उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बट आई थिंक डेफिनेटली अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मेरे ख्याल से पिछला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ना देखे और फ्यूचर को देखे, जो मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। ठीक है, जेंटलमैन, चीज़ें इस समय बन रही हैं वो हालांकि आज तेज़ी की बता रही हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी आपको 18 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। कोटक के बारे में हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया, कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आज उन सभी शेयर्स के अंदर क्या किया जाए। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी GQG ने करीब 2.5% के आसपास का हिस्सेदारी खरीदी है। एक बार इस पर आपके रिकमेंडेशन चाहिए प्रशांत, आप इस शेयर को चेक करेंगे, IDFC फर्स्ट बैंक। इस स्टॉक पे हमेशा ही बुलिश आओ, अगर आपको याद है, और अभी भी सेम चीज है। एक 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया शुक्रवार को, एक बेसिक प्राइस एक्शन, बट जो मेजर प्राइस एक्शन आपको नजर आएगा वो गुरुवार को हुआ था। वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आपको चार्ट पे दिखेंगे, और जो हाई बना हुआ है ऑलमोस्ट 96 का, तो 96 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाए तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, जो हमें करीबन 102-105 तक ले जा सकता है। तो मेरे लिए ये, अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो ये 96 के ऊपर कीजिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 92 पे और टारगेट रखेंगे 105 पे। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो बिल्कुल बने रहिए, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है वो बिल्कुल बेझिझक इसमें बने रहिए। ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। एक और शेयर जिस पे आज ट्रेड ले सकते हैं, इसका QIP कंप्लीट हुआ है करीब 500 करोड़ का, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। उसके काफ़ी सारे नाम भी आए हैं कि किस किस ने ये माल खरीदा है। सुनील सिंघानिया का नाम उसमें है, टाटा म्यूचुअल फंड्स हैं, HSBC म्यूचुअल फंड्स का नाम भी है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक बार ये शेयर लेके आई स्क्रीन पर। यस, इसको एक जरा आप चेक करेंगे सोनी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? जी, इसमें अगर मैं देखूं तो हालांकि काफी स्ट्रेंथ अभी थोड़ा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा डिप में अब बाय करें तो बेहतर रहेगा। 1900 का उसका एक सपोर्ट है, वो उसने उसको ही पकड़ के रखा है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा वेट कीजिए, इसमें 1880 की तरफ अगर आता है तो ही आप इसमें ले सकते हैं। ऊपर की तरफ उसका 1940 का एक उसका रेजिस्टेंस है, वो भी वहां उस रेंज में कंटिन्यू कर सकता है, और 1940 को निकालते ही मेरे ख्याल से वो 2000 के ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग अभी कंसोलिडेट साइडवेज मूवमेंट में है, आप इसको डिप में खरीदे तो बेहतर रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आपके रिकमेंडेशन यहाँ पे आते हुए बाइंग ऑन डिप के तौर पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ एक शेयर्स ऐसे भी हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको अच्छे से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एक काम और करते हैं, जरा मितेश से समझ लेते हैं, उनकी लिस्ट में कोई अडानी ग्रुप का शेयर्स है क्या? क्या अडानी ग्रुप के किसी शेयर्स में ट्रेड ले सकते हैं क्या मितेश? अडानी पोर्ट तो आपको ठीक लगेगा, वो तो डिस्काउंटेड ही है, इसके अलावा और कोई बताइए तो। डेफिनेटली डीपीजी सिस्टम और मेथड के हिसाब से जो फ्राइडे हम लोग लिस्ट जारी करते हैं, उसमें बहुत टाइम के बाद सबसे पहला जो स्टॉक क्वालिफाई हुआ है वो है अदानी पावर का। 310 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, तो हमें लग रहा है कि अदानी पावर में एक सस्टेनेबल रैली गोइंग फॉरवर्ड आएगी। अगर पोजीशन के तौर पे लेना चाहो तो 290 के स्टॉप लॉस से आप डेफिनेटली ये स्टॉक्स में ले सकते हो। पोजीशन हमें लग रहा है कि अगले 1 से 3 महीने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव इसमें देखने के लिए मिलेगा।
और हमारे इनिशियल टारगेट जो है विद इन द नेक्स्ट 1 to 3 मंथ वो 380 और 420 के हैं। तो विद इन द एंटायर अदानी पैक जो सबसे पहला स्टॉक क्वालिफाई हुआ है सिस्टम और मेथड पे वो है अदानी पावर। तो करंट लेवल के ऊपर हम अदानी पावर के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश हैं। ठीक है, अडानी पावर आपको अडानी पैक से समझ आता है, जहां पर आप कह रहे हैं एक्सट्रीमली बुलिश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा। आइए अभिषेक जैन आज हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनके 2 स्टॉक्स समझते हैं। अभिषेक मॉर्निंग, बताएं कौन से 2 हीरे चुन के लाए आप हमारे लिए? गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। सो 2 स्टॉक्स जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तो यूपीएल लिमिटेड है, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। आई थिंक लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रीकेम में अभी जो हमने चैनल चेक किया है राइट नाउ, ये मैम वन नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप है वो लार्जली जो है खरीफ सीजन पे है। और ग्लोबली ऑल्सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप ग्लोबल कंपनीज की बात करेंगे तो पीपल आर, जो कंपनीज लाइक एडमा हो गई, बेयर साइंस हो गई, जो they are expecting everyone from October onwards, they are expecting a better quarter going forward. हमें ये लगता है कि और इसका सीड बिजनेस तो काफी अच्छा कर रहा है। मेरे को लगता है Q2 अगर हो सकता है कि थोड़ा वीक भी रहे, बट आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड है राइट नाउ। ये स्टॉक आप देखेंगे तो जो ग्लोबल कंपनीज हैं आज की तारीख में सीपी राइट नाउ, वो सारी कंपनीज आज की तारीख में अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट अ वेरी 8 to 12x FY फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, जबकि ये कंपनी आज की तारीख में 3.1x FY 25 अर्निंग्स पे है। डेट भी कंपनी का थोड़ा कम हुआ है राइट नाउ। अगर आप YOY देखेंगे तो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन। अगर ये मेरे को लगता है ये स्टॉक आपको 1 साल में 800 मिनिमम आपको देगा। आई बिलीव देयर इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी इज देयर अगर इसमें कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बट कम से कम 1 साल में आपको 800 रुपए का प्राइस ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोनेट LNG, तो आज अगर आप देखेंगे तो LNG साइड में इसमें है ना, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे कतार ग्रेस जो प्राइसिंग होती है वो 6 महीना और 12 इयर्स का, लास्ट ईयर 1 ईयर का एवरेज प्राइस लेते हैं। तो जो प्राइजेज H1 ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में फॉल आया, उसका इम्पैक्ट आपको ये साल में आगे जाके मिलेगा। तो ये एक कंपनी है, हमें लगता है वॉल्यूम्स में भी थोड़ा बहुत पिकअप मेरे को लगता है इस क्वार्टर में अब आपको दिखेगा, और ये स्टॉक रडार पे रख सकते हैं। और ये इसका प्राइस ऑब्जेक्टिव 300 रुपए। स्टॉक बहुत ही सस्ता है, यानी 7 टाइम्स 7.5 टाइम 8 टाइम इट्स अर्निंग्स पे चल रहा है, नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पे। तो ये एक डेफिनेटली ये स्टॉक, दोनों स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तो एक आपने केमिकल स्टॉक का लार्ज प्लेयर निफ्टी स्टॉक यूपीएल लिया जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, 800 रुपए तक आपको दिखता है इस साल में। और दूसरा आप एनर्जी पैक से पेट्रोनेट ले रहे हैं जहां टारगेट आपका 300 रुपए है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक ये दोनों स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ब्लॉक ट्रेड्स तो अभी डिम्पी ने डिस्कस किए, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड्स भी, क्योंकि विंडफॉल टैक्स भी बढ़ा है और साथ ही सीमेंट के प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस भी अभी हमेशा आशीषा बता के गई हैं। तो ट्रेड्स कहाँ दिखते हैं? और सीमेंट पैक हमने देखा भी, इनफैक्ट ये बात तो अजय हम बात कर भी रहे थे कि मॉनसून के ट्रिगर के बावजूद भी सीमेंट स्टॉक जो सीजनली इस टाइम पे थोड़ा वीक हो जाते हैं, वो वीक हुए ही नहीं। मॉनसून खत्म हो रहा है, मॉनसून क्योंकि कितना आया भी कहाँ, डेफिसिट ही रहा। हाँ, इस बार क्या है कि अगर आप देखें ना कि ये प्री इलेक्शन ईयर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत सॉलिड है, रियल एस्टेट एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, और अब जो खबरें ये आ रही हैं कि प्री इलेक्शन एरिया में और ज़्यादा इंफ्रा थ्रस्ट आता है, तो उसके चलते ये डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। और ये जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो भी यही कहती हैं। इंडिया सीमेंट पर्टिकुलरली मैं ध्यान दूंगा। इंडिया सीमेंट, आपने एक सांगी सीमेंट तो देखा ही, हमने 30 रुपए पे स्वदेश पे डिस्कस करना शुरू किया था, डील हो गई। दूसरा इंडिया सीमेंट, हालांकि नई चीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन फ्राइडे को सर्किट लग गया था स्टॉक में। तो इंडिया सीमेंट एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मितेश, इंडिया सीमेंट के चार्ट्स पे जो प्रियंका फैक्टर्स बता रही हैं जिस वजह से प्राइस हाइक आई है, इस लाइट में पर्टिकुलरली इंडिया सीमेंट का चार्ट जरा देख के बताइए। नहीं अजय जी, बहुत ही अच्छा स्टॉक पिकअप किया है विद इन द सीमेंट स्पेस, क्योंकि बहुत ही लंबी अवधि के बाद ये स्टॉक्स ने उसका लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस किया है। 4 नवंबर 2022 को उसका हाई था 255.10, उसके ऊपर वीकली क्लोज बंद दिया है। तो अभी जो हमारा टारगेट बैठ रहा है ये स्टॉक्स में
वो बैठा है 298, जो हाई था 23 सितंबर 2022। तो डिस्क्लेमर के तौर पे सिस्टम और मेथड के हिसाब से लास्ट वीक की बाय आया था 230.40 के ऊपर, तो हमारे क्लाइंट्स की बाय साइड ट्रेड पोजीशन हो सकती है। डेफिनेटली विद इन द सीमेंट पैक ये एक स्टॉक है जिसको आप बाय ऑन डिप्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हो और करंट लेवल के ऊपर भी ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा थोड़ा लंबा रहेगा यहाँ से, क्योंकि टारगेट थोड़ा लंबा है। तो 228 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें टारगेट रहेगा 298 का। ठीक है, ये इंडिया सीमेंट पे रिकमेंडेशन हो गया। बाइंग और डिप से डेरिवेटिव का अच्छा ट्रेड है। 220 पहले आता नहीं था, जब आया तो उसके बाद टिका नहीं और स्पीड से 260 तक पहुंचा। ये आप अगले 6 महीने का रिटर्न, पिछले 6 महीने का रिटर्न आप ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्शन स्टॉक के लिए पूजा के पास चलते हैं और उनसे फटाफट से स्टॉक्स पता कर लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज फोकस में रहेंगी। कंपनी यहाँ पर सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है। 5.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर अब 6 रुपये कर दिया गया है और भी काफ़ी सारे बदलाव हुए जिसका कि असर इन कंपनियों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल्स पर भी नज़र रखें, आज यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। T2T सेगमेंट से ये स्टॉक बाहर आएगा और इंट्राडे के लिए जो सर्किट है वो भी रिवाइज कर दिया गया है, 5% से बढ़ाकर 10 और 20% कर दिया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक पर भी नज़र रखें, यहाँ पर कुछ फंड एक्शन हुए हैं। वाबक पिंकस ने करीब 4% हिस्सेदारी बेची है, उसके सामने GQG ने कंपनी में करीब 2.5% हिस्सेदारी खरीद ली है 1527 करोड़ रुपए में। 5 स्टार बिजनेस में भी कुछ फंड एक्शन हुए हैं और यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 41 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं और सामने 3 PE इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बेची है। आखिर में बात करते हैं GMR पावर की। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 5124 करोड़ के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं यूपी में, तो इसके चलते आज स्टॉक्स में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर भी रहे हैं और कुछों को करना भी बाकी है। एक काम और करते हैं, खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे जरा ट्रेडिंग कॉल समझते हैं। खुश, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की कौन सी हैं? जी हाँ डिम्पी, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट्स का ओवरऑल सेटअप तो यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमें 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से और ऊपरी लेवल्स जो हैं ये ओपन अप हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा बायस यहाँ पे निफ्टी पे पॉजिटिव लेके चले। बैंक निफ्टी पे कोटक की न्यूज के चलते अगर किसी तरीके का डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बैंक निफ्टी पे भी 44,800 45,200 के टारगेट्स के लिए बाइंग का व्यू बिल्कुल बनाया जा सकता है 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ। इसी के चलते हमारे जो 2 पिक्स हैं वो दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है कैनफिन होम्स। स्लम्प आया था बट उसके बाद स्लोली स्टेडीली बट श्योरली स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस के साथ हमें ट्रेडिंग देखने मिल रही है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय से सस्टेन कर रहा है। यहाँ से एक ब्रेकआउट ड्यू है, तो 780-800 के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम्स बाय कर सकते हैं 740 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा पिक है दैट इज BEL। इस स्टॉक में भी 4 से 5 दिन की प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली के बाद हमने एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है और वो स्टॉक को 137-136 के जो इसके रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर लाके प्लेस कर चुका है। तो यहाँ पे और अपसाइड इसमें आप देख सकते हैं 141-144 के लेवल्स के लिए 135 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत शेयर भी किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ के स्टॉक्स हो गए। इस बीच थोड़ी देर पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे में जुड़े थे, उन्होंने मार्केट्स पे, सेक्टर्स पे अपनी बात रखी है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। हिस्टोरिकली अगर आप देखें 2004 2009 उसके पहले मार्केट इन द रन अप टू द इलेक्शन हमेशा ऊपर जाता है। 2004 में भी शायद ऐसा हुआ था, आई हैव टू लुक एट द डेटा। तो मॉर्गन स्टैनली यही बोल रहा है कि जो पहले हुआ था दोबारा होने वाला है, विच इज़ दैट मार्केट्स विल सी अ रन अप इन द रन अप टू द इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन का टेम्पलेट इस समय एक प्रकार से इज समथिंग विच मार्केट्स आर वेरी क्लियर अबाउट। मगर वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा। स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, यूएस इकोनॉमी में हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, मगर जो डायरेक्शन रहेगा वो इलेक्शन की वजह से, जहां हमें लगता था मार्केट नर्वस रहेगा, मतलब हिस्टोरिकली हमें यह देखने को मिला है कि इलेक्शन के पहले मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। देखिए चलती का नाम गाड़ी है, रेलवे स्टॉक्स में वही हो रहा है कि चलती का नाम गाड़ी है, लोग उसमें बैठ चुके हैं। अब कोई रेल की जो जर्नी है वो नॉन स्टॉप तो रहती नहीं है, मगर यह बोलना कि रेल की जो जर्नी है
वो अपने एंड स्टेशन पे पहुंच चुकी है, यह भी बहुत जल्दी होगा। मेरा यह मानना है कि स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखिए जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स है वह कम है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम है, रिटेल और HNI एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो रनअप जो हुआ है, क्या फंडामेंटली इन कंपनीज़ के अंदर कुछ बदला है? जी नहीं। मगर क्या 3 साल आने वाले जो हैं उनके अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे? जी हाँ। सरकार का केपेक्स है, रीओरिएंटेशन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो उसको लेकर के रेलवे का जो बिज़नेस है आने वाले 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा। तो मेरा यह मानना है कि आने वाले 3 साल 4 साल में जो परिवर्तन होने वाला है, स्टॉक मार्केट उसको 3 साल पहले प्राइस डिस्काउंट कर चुका है। दूसरा, इन स्टॉक्स के अंदर अगर आप हिस्टोरिकल पी मल्टीपल्स देखें, उनको करंट पी मल्टीपल से देखें तो काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। तो मेरा यह मानना है कि इन स्टॉक्स में को अगर आप अभी और ख़रीदते हैं तो मोमेंटम खरीद रहे हैं, ना कि आप कोई फंडामेंटल बहुत आश्वासन खरीद रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अविनाश, आज एक खबर आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, अनंतराज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 100 मेगावाट का डेटा सेंटर लगाना चाहते हैं, 10,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि 300 मेगावाट का वो लगाना चाहते हैं डेटा सेंटर, और अभी उनके पास 3 मेगावाट कंप्लीशन है, मतलब 100x, और 7,000 करोड़ का एमकैप है और 10,000 करोड़ के कैपेक्स की बात कर रहे हैं। आपने ट्रैक किया ये स्टॉक, ये जो कमेंट्री आई है? बिल्कुल। अभी तो इनके पास 300 मेगावाट की कैपेसिटी है। जैसे आपने सही कहा कि 3 मेगावाट तो वो रेलटेल को ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। ये 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से लगेगी कि कितने समय में ये करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी रिपोर्ट्स मार्केट में चल रहे हैं कि इनका जो डेटा सेंटर बिजनेस है वहाँ पे ये कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर को अपना स्टेक बेचने वाले हैं, तो वहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है। बट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रीमेच्योर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 300 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी भी इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। हालांकि हम इनके डेटा सेंटर के बिजनेस के ऊपर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मोड भी है इनका, और ऑब्वियसली जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन हाउस डेटा सेंटर्स को एनकरेज किया है कि डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए, तो ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3-5 साल के लिए काफ़ी बड़ा है। बट ये 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मार्केट्स क्लियरिटी चाहेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है जो अभी तो लग नहीं रहा है कि पॉसिबल है। मेरे ख्याल से कैसे कंपनी फंड करेगी, कैसे कंपनी इसको स्ट्रेटेजाइज करेगी, इसके ऊपर थोड़ी क्लियरिटी एटलीस्ट मार्केट अवेट करेगी। बढ़ते हैं आगे, 2 खास सेगमेंट। एक तो हमारे साथ क्या खबर है शरद लेकर आए हैं, और फिर बाद में बात करेंगे बिग बोल्ड ब्रोकरेज की भी। पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, बताएं आज क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, टीडी पावर सिस्टम जो है फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे बज़ आ रही है कि उनको जो है एल्स्टम कंपनी से जो ऑर्डर आ सकते हैं लगभग 50 से लेकर 60 करोड़ रुपए तक। एल्स्टम को जो है रिसेंटली जो है एल्यूमिनियम फ्रेम्स का ऑर्डर आया है रेलवे से लगभग 100 ट्रेन के लिए, तो उसके कारण जो है इनको एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। अब ऑफकोर्स याद रखिए जो रेलवेज ऑर्डर है, रिसेंटली कंपनी को मोटर्स के लिए 750 करोड़ का टोटल ऑर्डर देखने मिला था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन पीरियड है वो लगभग आप कह सकते हैं 4 से लेकर 5 साल तक रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी की जो गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे जो रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाने का गाइडेंस है CAGR लेवल पे 17 से 18% का जो अनुमान है अगले 2 से 3 साल में, और कंसोलिडेटेड बेसिस में बात करें तो EBITDA जो है लगभग 17% रहेगा। अब जो है आगे जाते हुए ऑफकोर्स जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 70% का है, और जो कैपेक्स आने वाली 120 करोड़ की, उसके कारण जो आगे जाते हुए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बाजार का मानना है कि जो हाइड्रो सेगमेंट है वहाँ पे ऑर्डर इनफ्लोज जो है इस वित्त साल ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं। ओके शरद, आपकी इस पूरी बात में एक खास बात जो मार्केट को बहुत पसंद आएगी वो है इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज। ऑफ कोर्स जब ये बड़े ऑर्डर्स की बात की जा रही है। शुक्रिया, इस स्टॉक पर नजर रखेंगे हम। शरद टीडी पावर पर आज खबर लेकर आए और अशेषा लाई हैं आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज। समझ लेते हैं अशेषा से। अशेषा बताएं।
जी हाँ, श्री सीमेंट पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। नोमूरा की एक बड़ी रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। पहले जो रेड्यूस की रेटिंग थी वो अपग्रेड कर दी है और अब खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस में भी बड़ा अपटेक देखने को मिल रहा है। पहले जो 20,400 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट था वो अब बढ़ाकर 28,700 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। नोमूरा का मानना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रही है, जिसके चलते कंपनी को फायदा हो सकता है। कैपेबिलिटीज कंपनी की बढ़ेगी और मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, जिसके चलते स्टॉक में अपमूव देखने को मिल सकता है। ये उनका मानना है कि सभी चेंजेस स्ट्रक्चरल है और उसी के चलते अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ सालों में। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने कुछ कैपेक्स अंडरटेक किए थे, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस शीट पोजीशन काफी स्ट्रांग है। इसी के चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है, अब खरीदारी की राय दी है और 28,700 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। कमेंट पे बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं बातचीत में। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आज आ पाई हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टाटा पावर। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग एक्शन बरकरार है और बहुत ही एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है पिछले 2 हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। जो टारगेट्स है वो 265 के बनते हुए आ रहे हैं, 250 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा BEL पे। ये पूरे स्पेस में ही हमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और बाइंग इंटरेस्ट जो है वो ब्रेकआउट के बाद भी फॉलो अप के तौर पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अपने हर्डल्स को सरपास किया है और एक नए टेरिटरी में कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 143 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 135 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये तो हो गए ट्रेडिंग आइडियाज शिवांगी के। वापस लौटते हैं, प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत नहीं, प्रशांत लौटेंगे जल्दी। जय, जल्दी से ये बताइए कि PVR पे क्या व्यू बन रहा है? जिस हिसाब से बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवीज आ रही हैं और सारे मूवी हॉल्स जो हैं वो पूरे हाउसफुल जा रहे हैं, इस स्टॉक के अंदर 1800 रुपये का भाव आ गया। अब यहाँ से क्या लगता है, एक बार मुनाफा वसूल कर लें या बने रहें? मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है एक और मूव आना चाहिए, बिकॉज अभी जैसे मूवीज आ रही है, अच्छी चल रही है, गदर 2 अच्छी चली, जवान अभी आ रही है, तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है अभी 1850 से अराउंड 1900 के बीच के रेंज में स्टॉक आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा टॉपअप होने के चांसेस है। तो अभी एक और रैली बाकी है, यहाँ से 100 पॉइंट का मूव आ सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सेल ऑन राइज करना चाहिए। तब तक के लिए वेट करिए, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई PVR आइनॉक्स पर, जिस पर रिपोर्ट भी आई है। बजाज फाइनेंस पर भी एक व्यू लेते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह का प्रेशर एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट किया जा रहा था वो नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस के व्यूज ऊपर के ही हैं। ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर मीडियम टर्म में किसी तरह के चैलेंज नहीं होंगे और इनफैक्ट 9000 तक का टारगेट CLSA ने भी बजाज फाइनेंस पर रेकमेंड किया है। एक बार सोनी से लेते हैं आज ट्रेड पॉसिबली। सोनी, वैसे भी लार्ज कैप्स पर एक पॉसिबल ट्रेड तो अच्छा दिख रहा है। बजाज फाइनेंस पर आप क्या व्यू बनाएंगे चार्ट्स देख के? बजाज फाइनेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो गया था। लास्ट कैंडल जो उसने बनाया था फ्राइडे, वो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है टेक्निकली। आई थिंक डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस डेटा में भी इसमें बुलिश सेंटिमेंट्स ही दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज भी एक गैप अप ओपनिंग का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा अगर मीडियम टर्म देखेंगे तो 7600 7650 के रेंज में जाने के चांसेस इसके काफी हैं। तो वही आप उसका टारगेट बना के रख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे आप उसको अगर सपोर्ट या स्टॉप लॉस देखेंगे तो 7180 का ही उसका रहेगा सपोर्ट, जो कि थोड़ा काफी आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं हो सकता है, बट आप इसको डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 7650 का एक उसका टारगेट रहेगा। सेकंड, शिवांगी, नजारा टेक में खबर अभी अभी आ रही है कि कामत ब्रदर्स, ज़ीरोधा के जो ओनर्स हैं, वो पैसा डालने करेंगे। इस भाव से थोड़ा डिस्काउंट पे होगा, लेकिन इतने बड़े कैश रिच प्रमोटर्स आ रहे हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं? जी, इस अगर चार्ट वाइज अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली स्ट्रक्चर अभी भी होल्ड कर रहा है, पर थोड़ा बहुत पॉज लेते हुए दिख रहा है स्टॉक। अब प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था हल्का सा फ्राइडे के सेशन में। तो ये यहाँ मेरी राय है कि अगर ये 755 के लेवल्स अगर होल्ड करता है तो 790 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है, 15 सेकंड बाद अभी मार्केट खुल जाएगा और इस बीच जियो फाइनेंशियल करीब 4% गैप के साथ आज खुलेगा क्योंकि इसका सर्किट लिमिट चेंज हुआ है, 5% पे फ्रीज होगा भी नहीं। टाटा स्टील, एनटीपीसी कुछ एक और शेयर हैं जो कि शुरुआत में आज हरे निशान में खुलने जा रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग हो रही है, एडवांस डिक्लाइन 1300 कम से कम आना चाहिए, 1500 के आसपास आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा साइन है कि आपने सीरीज के फर्स्ट डे एंड सेकंड डे मार्केट के पास एक अच्छा पॉइंट आ गया और उसने 19,500 को गैप के साथ आज पहली बार फिर से दिखा दिया है, तो एक अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे जिन लोगों का 19,500 के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं उनको थोड़ी चिंता करने की जरूरत है, जिनकी शॉर्ट पोजीशंस भी खड़ी हैं। ये अगर ट्रैप हो गए तो फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग 100-150 पॉइंट की और आएगी। बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं 44,500 के ऊपर ये भी है, हालांकि परसेंटेज में थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा चला भी हुआ है, इसमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ज़्यादा आई थी, निफ्टी के मुकाबले करीब 8% के आसपास की थी। कोई बात नहीं, फिर भी एचडीएफसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एचडीएफसी आज अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हरे निशान में आपको दिख रहा है। कुल मिला के मेरे पास जो निफ्टी के आंकड़े हैं उसमें से 50 में से 45 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में बकायदा, तो आपको ये स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। थोड़ी देर में आपको इंडिया विक्स और एनएससी बीएससी के जो चेंजेस है वो भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा दिखाइए टाटा स्टील, ये करीब 2.5% ऊपर, अब 130 के आसपास आ चुका है। एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ एक शुरुआती शेयर्स हैं जो कि शुरुआत में आज आपको अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी इसमें से एक है। तो कुल मिला के स्टील कंपनीज, कुछ हद तक ऑटो कंपनीज और एक अडानी ग्रुप का एक शेयर है अडानी पोर्ट्स, ये करीब 1% से कुछ ज़्यादा की मजबूती के साथ आपको दिख रहे होंगे। अब कमज़ोरी कहाँ से आ रही है? कमज़ोरी आपको दिख रही होगी आईसीआईसीआई बैंक में, हल्की फुल्की है, आधे 1% के आसपास की, भारतीय एयरटेल में, कोटक महिंद्रा बैंक में, एक्सिस बैंक में। इसलिए जो 4-5 बड़े बैंक हैं आज वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए बैंक निफ्टी आपको परसेंटेज में थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि निफ्टी में भी थोड़ा ध्यान रखिए, 19,500 के आसपास ओपन हुआ है, उसके बाद स्पीड पकड़ना चाहिए। अगर स्पीड नहीं पकड़ रहा तो यहाँ पे आगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में नहीं बोलूँगा, एक्चुअली वो चेंज ऑफ हैंड्स है जो कि 19,500 के आसपास आके बनते हैं। अभी भी 100 पॉइंट की बढ़त निफ्टी बैंक पे बनी हुई है। नेक्स्ट 50 जल्दी से चेक करते हैं वहाँ पे कौन कौन से शेयर्स तेज हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तेज है, आईसीआईसीआई बैंक 4% से ज़्यादा ले सकता है। श्री पे भी एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आपको बताई, श्री सीमेंट पे, तो वो भी आज तेज है, करीब 2% ऊपर है। बीएल पे आज कुछ बोरा की कॉल थी, ये करीब 2% ऊपर है। अदानी विल्मर भी आज 1% ऊपर है। इसके अलावा कोलपाल, गेल हमने दिया था आपको सुबह सुबह कि एक अच्छा ट्रेड है, आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। 122.70 का ये हो चुका है, 117 का एक स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ सकते हैं। कमज़ोर कौन है? बर्जर कमज़ोर है क्योंकि क्रूड का थोड़ा इम्पैक्ट है। हेवल्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, कमज़ोर भी नहीं बोलूँगा। और एसआरएफ के अंदर भी आज शुरुआती बढ़त तो देखने को नहीं मिल रही है। कुल मिला के मार्केट एक झटका लगाने के बाद, ओपन होने के बाद एक रेंज में आके फंस गया है। अभी भी 1600 शेयर बढ़त के साथ हैं, जल्दी से आप दिखा सकते हैं तो एडवांस डिक्लाइन, इंडिया विक्स वगैरह ये दोनों चीज़ दिखा दीजिए, फिर हीट मैप दिखाएंगे और छोटे मझोले शेयर्स भी फटाफट से आपके सामने रखेंगे और सारे पॉइंट्स आपको नोटिस हम करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे अच्छी बढ़त है। ये इंडिया विक्स है, करीब 1 से 1.25% तक की तेजी है, ज़्यादा गंभीरता की बात नहीं है। 12.5 13 के आसपास ही आके ये मार्केट को परेशान करने लगेगा। टिल डेट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10.5 के आसपास ही ओवरसोल्ड भी हो जाता है। अब आ जाते हैं हीट मैप पे, यानी कि ऐसे शेयर्स जो आपको पूरा हीट मैप से पता लगेंगे कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है। टिपिकली क्रूड ओरिएंटेड शेयर्स थोड़े से वीक हैं, अदरवाइज वैसे दिक्कत नहीं है। स्टील कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेटल कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके रोल ओवर्स के नंबर भी अच्छे गए थे। टाटा स्टील आप देख पा रहे होंगे, हिंडाल्को है, सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसके अलावा कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ एक और शेयर्स है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आज सीमेंट कंपनीज के अंदर काफ़ी दम देखने को मिल रहा है। ये जो हीट मैप है इसमें आपको एक भी शेयर कमज़ोर नहीं दिखेगा। और अगर आप परसेंटेज में नोटिस कर रहे हैं तो 2-2.5% तक की मजबूती टाटा स्टील पे, और कम से कम में हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसे आधे % ऊपर है। मार्केट की ब्रेड ठीक है, मार्केट का रिदम ठीक है, ओपनिंग कम से कम अभी ठीक ही दिख रही है। अब छोटे मझोले शेयर्स का रुख करते हैं, प्रियंका आपको वो बता रही है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेटल और कमोडिटीज तो अच्छे चल रहे हैं, वही आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी क्लियरली दिख रहे हैं। पीएससी स्पेस हमने शुक्रवार को भी देखा था, सारा पीएसयू स्पेस तेज था और आपको उसी तरह के स्टॉक्स मिड कैप में भी दिख रहे हैं। पहले बढ़ने वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें नैल्को, स्टील
उसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें ये तो हैं ही मेटल पैक से, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक, GQG का स्टेक, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स जो यूरोप ऑपरेशन से रिलेटेड है उनमें लगातार आपको मूव दिख रही है। यहाँ पर मूव है। ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव आपको दिख रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स में लास्ट वीक में ब्रेकआउट की डिस्कशन कर रहे थे, आज भी आपको 1.5% की वहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आपको प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स पिछले हफ्ते चले, इमामी जैसे स्टॉक्स चले, वहाँ इंडियन होटल जैसे काउंटर्स चले थे, पूना वाला फिनकॉर्प, वहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप में भी एक बार बात करते हैं, लेकिन IDBI बैंक यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का फिर से ट्रिगर आपको दिख रहा है और 7-7.5 इनफैक्ट यहाँ पर बिड्स भी मंगवाई गई हैं, इस तरह की न्यूज़ भी है। तो 7% टॉप गेनर इस वक्त स्मॉल कैप में IDBI बैंक है और दूसरे कुछ और काउंटर्स जो रियल एस्टेट में है वो ब्रिगेड जैसे काउंटर्स में मूव है, DCM जैसे काउंटर्स में हमने लास्ट वीक भी अच्छी मूव देखी थी। और फिर से आपको QSR स्पेस की बात इनफैक्ट लास्ट वीक निकुंज भी करके जा रहे थे, सफायर फूड जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव इस वक्त देखने को मिल रही है। एनर्जी पैक में कई सारे काउंटर्स हैं जो काफी एक्टिव दिख रहे हैं इस मिड कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पूरे पैनलिस्ट के साथ एक एक ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। शुरुआत करेंगे शिवांगी सादा से। शिवांगी बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा इस समय? जी, मेरे ओपनिंग ट्रेड के लिए मेरे रडार पे है एक्सिस बैंक। स्टॉक जो है वो थोड़े सॉफ्ट ओपनिंग पे है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट वीकली फ्रेम में एक अच्छे हायर हाइज हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। मार्केट्स ओवरऑल होल्ड कर रहा है और ये होल्ड जो है एक अच्छा बेस बनाते हुए दिख रहा है इंडेक्सेस में। तो यहाँ पे 1030 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 975 के स्टॉप लॉस के साथ। ये तो हो गया एक्सिस बैंक पे ओपनिंग ट्रेड। सोनी आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एक्साइड में। एक्साइड में मेरे ख्याल से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 272 का। एक बार वो उसको क्रॉस करता है तो इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है 280 285 की तरफ, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आप छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 266 का। अगर पोजिशनल आपको खेलना है तो इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और सपोर्ट है 258 का। तो ये आप इस अपनी इंट्राडे या फिर पोजिशनल के अनुसार आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट 280 to 285 का रहेगा। ठीक है, मितेश आपका ओपनिंग ट्रेड? बलरामपुर चीनी 400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिला है। 402 का प्राइस है अभी। 398 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए 1 या 2 दिन में। पहला टारगेट 410 का, दूसरा टारगेट 415 का। बलरामपुर चीनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आवरली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। पहले कि मैं जय पटेल के पास जाऊं, कुश के पास जाऊं, आपको एक बार जियो फाइनेंस की तरफ तो नजर जा ही रही है बार बार। 6% ऊपर जियो फाइनेंशियल, 5.5%। आज इसका सर्किट रिवाइज हुआ है, 20% का सर्किट है। अचंबा होगा अगर 20% लग गया, लेकिन बाजार में कुछ भी हो सकता है। कुछ आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? GSFC यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। आप देखें तो बहुत ही शार्प रिबाउंड है स्टॉक में और ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मोमेंटम को राइड करें। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिहाज से अगर ले रहे हो तो 185 और 189 के 2 टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप करीब 177 के पास लेके चलें। जय पटेल आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज? सो मेरा ओपनिंग ट्रेड श्याम मेटल्स पर होगा। अभी 491 के अराउंड भाव चल रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है 504 के अराउंड ये स्टॉक आ सकता है आज के दिन में। तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया कल के फ्राइडे के सेशन के हाई के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। सो तब तक मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 504 505 के लेवल्स आज के दिन में आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक। सर बिजनेस में ये जो नाम आए हैं उसके बाद वहां भी एक्टिविटी दिख रही है आपको करीब 2% ऊपर। अविनाश, 5 स्टार बिजनेस हाल ही में उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई थी और जो ब्लॉक हुआ 1800 करोड़ का माल पूरा एब्जॉर्ब हो गया। बहुत बड़े बड़े अच्छे नाम आए। आप इस भाव से कैसे देखते हैं 740 के भाव से? मैं बिल्कुल अजय, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की बिजनेस कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है और जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं, मुझे लग रहा है कि FY24 कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली पिछले साल के हिसाब से और भी अच्छा रहना चाहिए। डिसबर्सल्स काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी बड़े निवेशक यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल से भी एंटर कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए नई कंपनी है, लेकिन जो ट्रैक्शन हमको दिख रहा है और आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में जो टेलविंड्स है स्पेसिफिकली जो माइक्रो फाइनेंस और जो छोटे SME MSME कंपनीज का निवेश जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिप्लॉय करते हैं, तो यहाँ पे जरूर एक अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर थोड़ा शॉर्ट टर्म में भाग चुका है, बट अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ठीक है,
खुशपुरा से जरा उनके ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। खुश, आपके ओपनिंग ट्रेड क्या है? तो डीपी जीएसएफसी ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया 186 और 189 के दो टारगेट्स के लिए 177 का स्टॉप लॉस, तो ये मेरा ओपनिंग ट्रेड है। ओके, ठीक है। जीएनएफसी पे आप ध्यान रखिएगा। सुबह आज जीएनएफसी के बारे में प्रशांत सावंत भी डिस्कस करके गए थे। उनके दो शेयर थे, यूपीएल और जीएनएफसी। जीएनएफसी आज ठीक खुला 2% ऊपर। आप भी बता रहे हैं कि इस शेयर पे नज़र रखी जा सकती है। टाटा कॉफ़ी किसी ने नहीं दिया, लेकिन टाटा कॉफ़ी का शेयर भी क्या ठीक है, एक बार पता कर लेते हैं। सोनी, आप जरा चेक कीजिए टाटा कॉफ़ी। तो ये सारे तो टाटा अच्छे ही चल रहे हैं। टाटा कॉफी भी आई थिंक आज थोड़ा म्यूटेड रह सकता है, बट फ्राइडे का जो उसका कैंडल था वो काफी अच्छा हुआ था, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, बट मेरे ख्याल से अभी भी ये बाई की तरफ ही बन रहा है जब तक ये 250 टू 48 का एक सपोर्ट रेंज होल्ड कर सकता है और ये ऊपर की तरफ दोबारा 260 270 के रेंज में जा सकता है। तो आप इसको इसी रेंज में ही खेलते रहिए जब तक ये 270 का एक निकाल देता है रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर वो स्ट्रांग हो जाएगा और 290 295 का भी टारगेट बन सकता है। का एक बेस बना और अब ज़्यादातर ट्रेडिंग कॉल्स यूपीएल के लिए पॉजिटिव आ रही हैं। क्या ऐसा आईईएक्स के लिए भी हो सकता है? जय पटेल, ये जरा आप चेक करें, आईईएक्स क्या अपना बॉटम बना चुका है? अब बॉटम अगर बन गया तो फिर बायर्स को आना चाहिए। समय की बात है, हो सकता है 10 दिन में रिटर्न आ जाए या 1 महीने में आए, लेकिन रिटर्न आएगा ये श्योर हो जाएंगे। तो आईईएक्स एक बार जरा चेक कर लीजिए, बेस हो चुका है इसका तैयार अब। तो आईएक्स की पर्टिकुलरली हम डेली चार्ट पर हम बात करें तो एक यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेके बैठा है, अराउंड 133 का, वहां पर भी 100 डे मूविंग एवरेज के वहां पर है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन में जब भी यहाँ पर थोड़ी भी बाइंग आएगी 134 135 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा, तब एक अच्छा खासा बाउंस हम दिख सकते हैं। अराउंड 140 के लेवल यहाँ पर एक बड़ा सा बाउंस देख सकते हैं ₹7 का, बट सस्टेन होना चाहिए 133 वाला जो लेवल्स है, बिकॉज जब वो बेस बना था अराउंड 123 120 के अराउंड के लेवल्स पर, तब से एक मूव आ रहा है ऊपर के लेवल्स पर, बट 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अगर ये सस्टेन हो गया भैया तो मुझे लग रहा है 141 के लेवल्स आसानी से आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, बट 133 के लेवल्स बहुत क्रूशियल है सस्टेन होने के लिए। 133 के लेवल्स आप वॉच करेंगे, उसके बाद पोजीशन लेंगे। लेकिन इस वक्त आपको मेटल्स तो तेज दिख रहे हैं, सीमेंट काउंटर्स में अच्छी मूव है और केमिकल केमिकल स्पेस के स्टॉक्स, निफ्टी स्टॉक्स में यूपीएल भी अच्छा आपको एक्टिव दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर को भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी क्या हिंडाल्को जिस तरह की तेजी दिखा चुका है, आज भी 3% की तेजी है और लगातार पिछले पूरे हफ्ते चला है, और कितनी स्ट्रीम मेटल काउंटर्स तो आई थिंक अभी बहुत अच्छे मोमेंटम पे है। कुछ हिंडाल्को ऐड करेंगे आप या फिर नाल्को को एल्यूमिनियम काउंटर ऐड करेंगे? प्रियंका, दोनों ही ऐड करेंगे। और जैसा कि आपने सही बताया कि मेंटल काउंटर्स जो हैं इनमें तेजी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। और देखिए कुछ समय से हम यही मेंटेन कर रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइना न्यूज, ऑल्दो इट डज प्ले हैवॉक एट टाइम्स, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट न्यूज अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरली इनमें एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया है, बायस पॉजिटिव टर्न हुआ है। अब चाइना की जो न्यूज आती है उसके चलते इनमें सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिलता है, बट वो भी एब्सॉर्ब हो रहा है एंड जो बाउंस बैक आ रहा है ये शार्प आ रहा है। सो दैट्स द वर्ड ऑन द एंटायर मेटल पैक। अब जहां तक हिंडाल्को की बात है, बिल्कुल गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, वॉल्यूम इंक्रीज है, मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अपस्विंग देख रहे हैं। तो 500 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको 515 के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लेके चले 478 के करीब। तो हिंडाल्को ओवरऑल सेटअप हमें यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। और जहां तक आपने नाल्को की बात की, इसमें भी बहुत ही सिमिलर सेटअप है, जस्ट लाइक हिंडाल्को। हालांकि यहाँ पे जो रनअप है ये काफी आ चुका है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 103 के करीब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले। हो सकता है 108 के आसपास थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस देखने मिले, तो फ्रेश बाइंग थोड़ी सी हो सकता है आपको वॉच करना पड़े, बट इसके कंपैरिजन में हिंडाल्को इज स्टिल गुड फॉर अ फ्रेश बाय। तो ये तो बात हुई मेटल्स की। एनर्जी पैक में भी, क्योंकि क्रूड भी फिर से आपको $90 के पास दिख रहा है, और आप आज देखें तो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, उनमें भी एक मोमेंटम बना हुआ है। एनर्जी पैक से क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए शिवांगी? जी, अगर हम बात करें पूरे इस एनर्जी पैक में, तो यहाँ पे मुझे ओएनजीसी एक स्टॉक है जिसपे हम नजर रख सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा प्राइस सेटअप हुआ था फ्राइडे के सेशन में और अभी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। वीक ऑन वीक बेसिस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 190 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 179 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें।
ओएनजीसी पे ध्यान रखिए और आपको ध्यान रखना है कोटक महिंद्रा बैंक पे। आपको याद होगा सुबह हमने आपको एक टॉप एनालिसिस दिया था और मलानी जी जो शेर खान से ज्वाइन किए थे उन्होंने कहा था साहब जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है कोटक बैंक ने वो अब बदल सकती है, रिवर्स हो सकती है, इसके साइंस हैं। ये हमने आपको सुबह प्री मार्केट में एनालिसिस दे दिया था। बाजार फ्लैट खुला। आज कोटक महिंद्रा बैंक धीरे धीरे पिछले 15 मिनट में डेज हाई पे आ गया, तो 15 रुपये गेन आपको मलानी जी की बातचीत से मिल गए हैं। ये देखिए डेज हाई पे, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा गैप अप खुला था, 71-72 पे खुला है, 85 का भाव है, 1% ऊपर। लेकिन मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा अविनाश के साथ। अविनाश, सोनी पटनायक ने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक का जिक्र कर दिया और वो है एक्साइड। आपने देखा होगा, हालांकि चार्ट्स जो हैं कई बार वो बोल नहीं पाते हैं, बट वो जिस हिसाब से अगर आपको रीडिंग आती हो तो वो बताना चाहते हैं कुछ, बहुत पीछे हो रहा है उसके बहुत कुछ। आपने एक्साइड पे ध्यान दिया है अविनाश? जिस हिसाब से इनकी लिथियम आयन फैक्ट्री का जो जिक्र है बार बार फंड मैनेजर्स कर रहे हैं, और ये एक ऐसा कंपनी है प्रियंका, में आपको हैरानगी होगी कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ना कॉन कॉल नहीं करते हैं ये। ओके। ये दो क्वार्टर के बाद एक कॉन कॉल करते हैं। ऑलराइट। वो ये कहते हैं साहब हर क्वार्टर क्या बताएं आपको, नंबर्स में तो है हमारे, सो ऑल्टरनेट कॉन कॉल 6 महीने के बाद इनका व्यू मिलता तो है, अवेलेबल होती भी नहीं है बातचीत। लेकिन पिछली जो इनकी कॉन कॉल थी उसमें लोगों को बड़ा मजा आया था। 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है 267। अविनाश, आपका फंडामेंटल टेक इस भाव से अंडर परफॉर्म किया है कुछ सालों में? नहीं, बिल्कुल अजय, देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में जो अभी नया ट्रिगर है वो ये लिथियम बैटरी बिजनेस से ही आएगा। काफी समय से इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था और ये बहुत जल्दी इन्होंने कमीशन किया है। मेरे ख्याल से देखिए इंडिया में ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होंगे जो इतने क्विक एग्जीक्यूशन के साथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ऑटोमोटिव बिजनेस में अगर बैटरीज की बात करें तो ऑलिगोपोली मार्केट है। एक्साइड का जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर अमरा राजा है, इसके अलावा कोई बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर नहीं है। तो वैसे भी मार्केट काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है जो लेड एसिड बैटरीज होती है। लेकिन जो लिथियम बैटरीज है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वहां पे इनको काफी अच्छा डिमांड मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल, 2 साल या 3 साल में होपफुली यहाँ पे स्केलेबिलिटी काफी बढ़ेगी। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है तो ROI जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट डेफिनेटली मार्केट्स को पॉजिटिव ट्रिगर मिला है कि ये जो नया प्लांट है इसमें आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन FY25 से देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि निवेश के लिए बहुत अच्छा विकल्प है अगर नजरिया किसी का साल 1.5 साल का है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज अभी भी इंडिया में ज्यादातर इंपोर्ट होती है। काफी कम प्लेयर्स है जो डोमेस्टिकली इनको सप्लाई करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइड इज डेफिनेटली वेल पोजिशन। मैं आपको बता दूं, FY25 स्टॉक FY25 में पहली फैक्ट्री में से पहली लिथियम आयन बैटरी निकलने का वेट नहीं करेगा, क्योंकि बाजार एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है। तो आप इस चार्ट को अपने ध्यान में रखें। सोनी और अविनाश ने पूरा एनालिसिस करके दिखाया। कुछ वी मार्ट रिटेल की अगर हम चार्ट को देखें तो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म करता आया है। आज भी एक्चुअली अगर हम देखें तो लाल निशान में। इसके 6 महीने का ग्राफ देखिए, 0 रिटर्न। 1 महीने का चार्ट देखिए, नेगेटिव रिटर्न। आप इसके YTD देखिए, 3,500 कुछ का टॉप था इसका, हाँ 3,000 के करीब करीब। 1 साल का चार्ट लिखिए डायरेक्टर साहब, और 2,200 रुपये के आसपास ये इस समय ट्रेड कर रहा, नहीं इसका टॉप था 4,300। कुछ वी मार्ट रिटेल ने आज सुबह सुबह एक्सचेंजेस पे गाइडेंस दी है कि ग्रीन शूट्स दिख रही हैं साहब, हमारा कारोबार फेस्टिव सीजन में सुधर सकता है। भयंकर अंडर परफॉर्मेंस है, क्या चार्ट्स को देख के बेट लेनी चाहिए? तो अजय, ग्रीन शूट्स तो इसके चार्ट पे भी देखने मिल रहे हैं। अगर मैं देखूं तो नियर टर्म में स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीब 2021 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, यहाँ से एक रिबाउंड है। तो ये मैं कहूंगा ये थोड़ा सा अग्रेसिव बेट होगा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं इसका मंथली चार्ट देख रहा हूँ, और जब से स्टॉक ने हाई बनाया था नवंबर ऑफ 2021 में, वहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो अभी भी उसके नीचे है। हालांकि जस्ट इट्स नॉकिंग एट द डोर्स, तो जस्ट उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक बहुत ही इजीली 2600 और 2800 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक जा सकता है। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी को वेंचर करना हो तो इन लेवल्स के साथ 2100 के स्टॉप लॉस के साथ आप ले 2600 और 2800 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल है, कम एलोकेशन के साथ ही सही, बट इसमें आप एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं फॉर द गिवन लेवल्स।
ठीक है सोनी, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे वो है MCX। इस शेयर में कहीं कोई ट्रेड है तो जरा बताइए। MCX जी, MCX एक्चुअली काफी चल चुका है एंड काफी स्ट्रेंथ उसने दिखाया था जिस दिन उसने वो 1640 का ही ब्रेक किया था। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, पर आपको कहीं भी अगर डिप मिलता है अराउंड 1740 तो आप इसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी है एंड ये 2000 के तरफ तो जा ही रहा है, पोजिशनल ही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इंट्राडे पे हो जाएगा, तो पोजिशनल के लिए आप उसको 1980 टू 2000 की तरफ में एक टारगेट का आप लगा सकते हैं लक्ष्य। एंड नीचे आपको जितना मिलता है अराउंड 1840 1860 तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वही 1800 का उसने एक पुट राइटिंग की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसमें बना के रखा है, तो स्ट्रेंथ है इसमें। इंट्राडे में शायद आपको मूवमेंट ना मिले, बट पोजिशनली पे डेफिनेटली आपको मूवमेंट मिलेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन पोजिशनली आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। एक बार अपने वित्तीय सलाहकारों से और पूछ लीजिएगा। आपका प्रॉफिट है तो ज़रूर बुक कीजिए। अगर आपको लग रहा नहीं शेयर और चल सकता है तो कम से कम सोनी ये बात भी कह रही है कि ये पोजिशनली आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है। इस शेयर पर ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव देने की तैयारी कर सकता है ये शेयर। एक और है रेलवे काउंटर से जुड़ा हुआ IRCTC। आपको 2-3 दिन पहले ही ध्यान होगा, हमने इस शेयर के बारे में बताया था। जय, जरा आप चेक करेंगे IRCTC, ये शेयर क्या बहुत बढ़िया और चलेगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कम से कम 100 रुपये और चल सकता है। तो एब्सोल्युटली डिम्पी जी, ये स्टॉक अभी हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था लास्ट वीक ही, और शेयर अच्छा चला, अभी भी अच्छा चला। ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया, अराउंड 695 के वहां पर है। डेली और वीकली चार्ट पर हम देखें तो वो अपने सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला, और अभी भी मुझे लग रहा है मूव काफी स्ट्रॉन्ग वाला आ सकता है। सो पहला वो मूव अराउंड 740 के अराउंड तक का आ सकता है। उसके बाद अगर ये कवर हुआ तो अराउंड 770 तक ये स्टॉक में जाते हुए हम देख सकते हैं। ये स्टॉक वैसे अच्छा, काफी अच्छा चल रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म हम देखें तो मंथली चार्ट पर इसमें अच्छा पैटर्न दिख रहा है। ये स्टॉक में जो अभी मैंने बताया अराउंड 760 770 के अराउंड के लेवल जब पार कर जाएगा, उसके बाद का मूव ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग 900 तक का आ सकता है जो मंथली चार्ट पर दिख रहा है। बट 770 तक का पहला स्टेशन होगा, पहला पड़ाव होगा, वो पार करने के बाद हम 900 के अबाव के लेवल्स के लिए ये स्टॉक को खेल सकते हैं। तो पहला पड़ाव के हिसाब से ये स्टॉक को खेलना होगा। मंथली चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लग रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक अभी लग रहा है। ऑल राइट, तो ये तो हुई बात IRCTC रेलवे स्टॉक्स पर जो अच्छी मूवमेंट में है, लेकिन बैंक्स और फाइनेंस जिस तरह की रेजिलियंस दिखा रहे हैं, इनफैक्ट PSU बैंक से तो आ ही रही है, फाइनेंस काउंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं, चाहे होम फाइनेंसर्स हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स हो, गोल्ड फाइनेंसर्स हो, और इनफैक्ट जीवन फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी हो। कोई फाइनेंस काउंटर आप यहाँ ऐड करेंगे मितेश? हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और वी आर ऑफ द व्यू की करंट लेवल से स्टॉक्स के अंदर 10 से 15% की अपसाइड देखी जा सकती है। मितेश, स्टॉक का नाम नहीं सुन पाए, एक बार दोबारा से नाम बताएं। LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग, हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमें लग रहा है कि करंट लेवल से 10 से 15% की अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। तो डेफिनेटली अगले 5 से 7 दिन में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव LIC हाउसिंग के फाइनेंस में आ सकता है। तो करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें अच्छे ब्रेकआउट की बात पिछले हफ्ते से ही हो रही थी और यहाँ पर आपको मूव भी दिख रही है। सारे ऑटो एंसिलरीज भी तेज हैं और इनफैक्ट फोर्जिंग काउंटर्स में भी अच्छी मूव है पूरे स्पेस में। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में कुछ ऐड करेंगे आप शिवांगी? जी, पूरे अगर हम सितंबर सीरीज की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं प्ले आउट करने के लिए। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है TVS मोटर और मारुति, दोनों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक्स में हम नजर रख सकते हैं। 4 से 5% तक का टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स TVS मोटर्स में इमीडिएटली 1520 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, 1530 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एक और स्टॉक जिसमें अच्छी हरकत आज दिख रही है और वो है हेल्थ केयर ग्लोबल। जय, जरा हेल्थ केयर ग्लोबल के चार्ट देखिए, बताइए। 365 का भाव है, धीरे धीरे चलना शुरू किया है ये। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी कुछ स्पार्क्स दिखा रहा था। क्या ये 400 की तरफ जा रहा है? हेल्थ केयर ग्लोबल HCG लिमिटेड 365 का भाव है, आज डे हाई की तरफ आ गया है। ओके, सो हेल्थ केयर ग्लोबल की बात करें तो ये स्टॉक पे हम वीकली और मंथली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, काफी एक
स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, बेस यहाँ पर बना के बैठा था 21 दिन की मूविंग एवरेज का 264 के अराउंड। उसके ऊपर जब से मूव कर रहा है कंटिन्यूसली 5 डे की मूविंग एवरेज के अबाउ ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पर हम देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट आया है। आज के दिन में भी देखें तो पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड हम देख सकेंगे, बट थोड़ा कॉशियस रह के ये स्टॉक पर चलना होगा, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में अभी स्टार्ट हुआ नहीं है ज्यादा, तो ये अकेला स्टॉक है, तो वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को बाय करना होगा। मंथली और डेली चार्ट पर थोड़ा टॉप अप होने के बाद ये स्टॉक वापस से नीचे आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रह के ये स्टॉक को ट्रेड करना होगा। ठीक है, शुक्रिया। इनफैक्ट शिवांगी शारदा भी अब उनके जाने का समय हो गया है। प्रशांत ऑफिस आ गए हैं। शिवांगी, थैंक्स वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत, आपके जो अभी तक के 15-20 मिनट बाजार के आपने देखे हैं, आपको किस तरह के कोई ओपनिंग ट्रेड नजर आ रहे हैं? अजय जी, सिर्फ एक ही जो पिछले हफ्ते मैंने रेकमेंड किया था, कोल इंडिया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और अगर आप देखो, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अलग जोन में जा रहा है एंड इट कैन टर्न आउट टू बी द स्टॉक ऑफ सितंबर। नॉर्मली मैं ऐसे स्टेटमेंट्स करता नहीं हूं, बट मुझे ये प्राइस एक्शन काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो 240 का मेक और ब्रेक लेवल था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है हफ्ते के पहले दिन। अगर हम 250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देख ले, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक कंफर्टेबली 275 280 के जोन भी दिखा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो चुका है। कोल इंडिया वाकई में काफी अच्छा चल रहा है। कोल इंडिया, प्रशांत, आपने पहले ही ध्यान दिया था। अविनाश ने इसके बारे में बात की थी। अनंतराज इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है, 225 का भाव है। लेकिन मेटल्स वन साइडेड, अगर आज का बाजार देखें आप, तो मेटल में जो रैली दिख रही है ग्लोबल सेक्टर्स को पकड़ के, बहुत ज़बरदस्त। एलएनटी भी काफ़ी हद तक ग्लोबल है। आपको बता दूं, मैं नायक साहब की बातचीत हमने कुछ दिन पहले आपको सुनवाई थी, उन्होंने बताया था 30% अब कारोबार ग्लोबल बिजनेस से आता है। 2727 का भाव है। क्या बात है, कुछ ये 3000 की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, अब इसमें जो भी डिप आ रहा है, आप देखिए बहुत क्लियरली बॉट इनटू हो रहा है। यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज को भी कहीं पे स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। एट बेस्ट जो इसमें एक्शन हम देखते हैं वो होता है पॉज या कंसोलिडेशन, और उसके बाद स्टॉक फिर से अपना अपमूव जो है ये शुरू करता है। तो यहाँ पे 2950 3000 के जो लेवल्स हैं, आई वोंट रूल आउट इन द कमिंग मंथ्स, तो इसको डेफिनेटली आप अक्यूमुलेट करें। मार्केट में जब एक नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन चल रहा था, तब भी ये स्टॉक मजबूती से खड़ा था। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक पोजीशन ले सकते हैं। मोमेंटम इतना नहीं है, तो शायद ट्रेडर्स को इतना काउंटर फिलहाल नहीं पसंद आ रहा हो, बट अगर आप पोजिशनल व्यू ले रहे हो तो डेफिनेटली 2950 3000 के टारगेट्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2650 के करीब लेके चलें। ओके, ठीक है। कुछ एक और ट्रेड पता कर लेते हैं जहां पर आज मोमेंटम है। एक हमने पहले भी कैश का शेयर पता किया था पोकर्ना के नाम से, धीरे धीरे करके वो चल भी रहा है। एक बार प्रशांत आप चेक करेंगे, पोकर्ना, POKARANA। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो शुक्रवार को ब्रेकआउट हुआ वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और बट यहाँ पे अभी मैं इस लेवल पे फ्रेश एंट्री रेकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा स्ट्रेस्ड है स्टॉक, इसको कूल डाउन होना होगा करीबन 560 555 के जोन में। वहां पे आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 540 और वहां से आप टारगेट कर सकते हो करीबन 625-30 के जोन को। ओके, ठीक है। एक बार निफ्टी में आपको वापस से दिखाऊंगा, करीब 40 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। बाकायदा बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ गया है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था, बात सुबह भी आपको मैंने बात रखी थी कि ये बात ठीक है कि मार्केट ने गैप के साथ ओपन किया, लेकिन ये बात भी उतनी ठीक है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन से पार नहीं हो रहा अभी भी। अब आप देखेंगे करीब 5-7 पॉइंट की गिरावट है। ये आपके पास निफ्टी बैंक आ गया है, और ये जो 19,500 का हाथ बदला था, ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। इसलिए आपको धीरे धीरे करके स्पेसिफिकली वॉच करना होगा। एक बार आप जरा बैंकिंग काउंटर दिखा सकते हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एक बार जरा इस तरह के काउंटर दिखा दीजिए आप। खासकर जो बैंकिंग काउंटर्स हैं वो आपको वीक दिखेंगे। मार्केट का जो वीकनेस है ना, वो एक्चुअली बैंकिंग काउंटर से आ रही है। थोड़ी बहुत बजाज ऑटो और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स पे भी आपको आती हुई दिखेगी। बट एनी हाउ, एक दो स्टेक जरा और पता कर लेते हैं। गेल, आज हमने सुबह आपको ये शेयर पता करवाया था। प्रशांत जी, मेरे को ना पोजीशंस लेनी है, और 117 का स्टॉप लॉस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का ब्रेकआउट है। तो 117 का स्टॉप लॉस लगा के मैं गेल के अंदर कितने पैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ?
तो मेरे पास 4 रुपये जाने के लिए 1:3 बनाने के लिए कम से कम 12 रुपये मिलने चाहिए। तो गेल के अंदर सौदा बनाया जाए क्या? जी डिम्पी जी, रेजिस्टेंस पे है, बट एक चीज जो फेवर में जा रही है वो है शुक्रवार का वॉल्यूम। काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई है। तो आप अगर 117 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मुझे लग रहा है ये 128 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो कंफर्टेबली आप एंटर कर सकते हो। बट अगर ये स्टॉक 125 के ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली हाई कन्विक्शन मोमेंटम बाय हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से करना चाहो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग टाइप दैट आप देख रहे हो, आइदर मोमेंटम बाय और एक प्रीएम्प्ट करके कर रहे हो, वो हिसाब से, बट 117 स्टॉप लॉस काफी परफेक्ट होगा। ठीक है, और राइट, ये तो बात हुई गेल पे, जिसमें पिछले हफ्ते काफी अच्छी वॉल्यूम्स और चाल दिखी थी। लेकिन अब इस हफ्ते के लिए नए ट्रिगर्स के साथ ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। राइट, मॉर्निंग आदित्य। मेटल्स पर तो कई सारे आपके ट्रेड्स अच्छे चले, अब यहाँ से कहाँ तेजी और दिखती है? क्या कन्विक्शन अब भी मेटल स्टॉक्स पर ही होगी? क्या होगा आज का ऑप्शन का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। नॉट ओनली मेटल, मैं थोड़ा सा एक बताऊंगा। लास्ट टाइम हमारा आइडिया का भी कॉल काफी अच्छा चल गया, ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट हुआ 2-3 दिन में, और मेटल पे कन्विक्शन बना हुआ है। और मेटल में हम JSW स्टील में काम करेंगे, जिसमें बहुत टाइम से अक्यूमुलेशन चल रहा है, बेस फॉर्मेशन चल रहा है, तो अभी उसको बाय करेंगे। उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बुलिश स्ट्रैटेजी बनाई है। 830 का पुट सेल करेंगे, 23.40 चल रहा है, और 820 का पुट बाय करेंगे जो 17.95 चल रहा है। इसमें आपका मार्जिन रिक्वायर्ड 51,733 है, और मैक्सिमम लॉस 6143 और मैक्सिमम प्रॉफिट 7357 है। JSW स्टील की स्ट्रैटेजी है, आप 820 का पुट खरीदेंगे और ऊपर की 830 की जो पुट है उसको बेचेंगे। ठीक है, ऑलराइट, शुक्रिया आदित्य ये जानकारी देने के लिए। तो फिर से मेटल पैक से ही एक और स्टॉक JSW स्टील आदित्य की तरफ से। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑयल, गैस, मेटल, ये इनमें तो अच्छी मूव है। आपको कुछ स्टॉक्स जो लार्ज कैप IT के हैं, उसमें HCL टेक, विप्रो जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से बैकफुट पर तो हैं ये स्टॉक्स। लेकिन इसके अलावा बड़ी चाल कहां से आ सकती है? अगर लार्ज कैप्स मूव दिखा रहे हैं तो क्या रिलायंस परफॉर्म कर सकता है? रिलायंस के चार्ट एक बार चेक करके बताएं हमें कुछ। के आसपास के से बहुत ज्यादा स्लिप नहीं हुआ है। आज दूसरा कह सकते हैं तीसरा दिन है जब 2400 का जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। तो फिलहाल मोमेंटम मिसिंग है, इसके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से इसको ले पाना थोड़ा सा हो सकता है अवॉइड करना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हो, तब ये जो डिप्स हैं ये आपके लिए अच्छी एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे 2550 और 2700 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो डिप्स आए हैं रिलायंस में, ये एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करने चाहिए अगर आपका व्यू 3 से 6 महीने का हो तो। ये SEZ वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें कुछ वापस से जान आती हुई नजर आ रही है, लेके आइए। पहले मैं बता दूं कि इनके बिजनेस मॉडल की तरफ मत जाइएगा, सिर्फ चार्ट्स की बात हो रही है। BF यूटिलिटी, RIIL लेके आइए डायरेक्टर साहब, और आप लेके आइए जय कॉर्प। BF यूटिलिटी 4% ऊपर है, जय कॉर्प 0.5% ऊपर है, फ्लैट है, और RIIL लेके आइए 1% ऊपर है, लो वॉल्यूम है। BF यूटिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, बट ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों के पास SEZ है। जरा जय इनके चार्ट, प्योर चार्ट देख के बताइए जरा, किसी में कुछ दम लग रहा है आपको? तो BF यूटिलिटी अभी थोड़ा टॉपअप के वहां पर मुझे लग रहा है अराउंड 705 के ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्रॉस आउट किया, उसके बाद एक अच्छा अपूव यहाँ पर हम डेली चार्ट पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली एंड डेली चार्ट दोनों सिमिलर मुझे लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा टॉप वहां पर रेजिस्टेंस के वहां ट्रेड कर रहा है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 700। तो यहाँ पर 704 के बाद ये स्टॉक सस्टेन हो रहा है आधे घंटे तक, उसके बाद हम वापस से स्टॉक पर तेजी का माहौल देख सकते हैं। ब्रेकआउट ऑल्दो अच्छा आया हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है BF यूटिलिटीज, सो मुझे तब तक प्रॉब्लम नहीं लग रहा 704 तक। तो ये एक थोड़ा क्रूशियल पॉइंट है। दूसरा था जयकॉर्प, जस्ट अ सेकेंड,
सो जैकॉब की बात करें तो वो बीएफ यूटिलिटी के कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा अभी अच्छा दिख रहा है। ऑल्दो सिमिलर स्ट्रक्चर है, फ्लैग एंड पुल पैटर्न जैसा दिख रहा है डेली चार्ट पर, पार नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, बट अभी भी यहाँ पर ये स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है, वॉल्यूम लेड है पिछले कुछ दिनों से। आरएसआई थोड़ा हम देखें तो ओवरबॉट की तरफ है, तो दोनों की सिमिलरिटी देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, बट जैकॉब में थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है ऊपर जाने के चांसेस। सिंह, अभी अभी मितेश ने बताया था, वहाँ भी हरकत अच्छी दिख रही है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो गुजरात फ्लोरो में अभी भी एक मूव आया है, जरा इंटरडे दिखाइए। ये देखिए मितेश की कॉल LIC हाउसिंग डेज हाई की तरफ। गुजरात फ्लोरो, इस चार्ट को जरा लेके आइए आप। सोनी जरा गुजरात फ्लोरो के चार्ट चेक करके बताएं। 3100 के ऊपर आ गया है, बट एक हफ्ते का चार्ट देखिए डायरेक्टर साहब, वहाँ आपको मजा आएगा देख के। 3 महीने का चार्ट नीचे 2600-2700 से धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। 200 रुपये चला है पिछले हफ्ते, मोमेंटम वापस, जैसे हमने आपको सारे केमिकल स्टॉक्स में समय से पहले बाइंग करवा दी थी, बढ़िया पैसा बना होगा आपका। सोनी जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं पर्टिकुलरली। जी, गुजरात फ्लोरो जो है वो थोड़ा भी कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 3100 आज। हालांकि उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, 1% के ऊपर ही है, बट उसका एक रेजिस्टेंस फिर भी है 3120। आज मुझे लगता है ये क्रॉस कर भी जाएगा, और इसका जो आज का ही डे लो है आप उसको ही एक सपोर्ट और स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। 3070 के करीब उसका सपोर्ट है। 3120 के ऊपर निकालते ही इसमें स्ट्रेंथ और भी थोड़ा बन सकता है। 3160 और 3175 के बीच में ये जाके एक बार रुक सकता है, तो आप इसी रेंज पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉक इसी रेंज पे अच्छा लग रहा है। इंट्राडे में मेरे ख्याल से मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बैंक निफ्टी दिखाई थी और ये बात भी बताई थी कि देखिए बैंक निफ्टी लाल निशान में आ गया। एक झटके के साथ बैंक निफ्टी फिर से 80 पॉइंट अभी ऊपर है, तो इसलिए जो मार्केट की शेकिंग है वो अभी भी जारी है। जो बुलिशनेस व्यू बना हुआ है मार्केट का, वो इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में शुरू हुआ, यानी कि फ्राइडे से शुरू हुआ। आज मंडे है, तो ये शेक अभी थोड़ा और करेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर आपको स्मूथ राइड से ऊपर लेके जाएगा। फिलहाल इसको थोड़ा सा ये वॉलिटिलिटी को आपको एब्जॉर्ब तो करना होगा। 57 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस से 19,500 के ऊपर आके टिक जाए। एक बार आप इंडिया विक्स वापस से दिखाएं, क्योंकि वो कमज़ोर है। शुरुआत में हमने देखा था 1.5% ऊपर था, अभी 1.5% नीचे है। दूसरा, एडवांस डिक्लाइंस भी एक बार सामने भी दिखा दीजिए। ये है 1.5% पहले ऊपर था, अब 1.5% नीचे, यानी कि बाजार खुलने के बाद मार्केट का जो डर है वो थोड़ा कम हुआ और पोजीशनिंग थोड़ी अच्छी हुई है। ये एडवांस डिक्लाइन आप किसी भी पैरामीटर्स पे चेक करेंगे, टिपिकली F&O चेक करना चाहिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। 132 और 50 शेयर आमने सामने खड़े हुए हैं। अब आते कुछ एक और स्टॉक्स पे जहाँ पे पोजीशंस कुछ बनती हुई अच्छी दिख रही हैं, वो पता कर लेते हैं। MRPL, जब क्रूड चलेगा तो कुछ शेयर्स बेनिफिशियरी भी हो जाते हैं, सभी को नुकसान नहीं होगा। MRPL एक बार जरा चेक करेंगे। खुश, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? खुश, आपसे ये सवाल। MRPL कुछ से बात नहीं हो पाएगी। प्रशांत, आप चेक करेंगे MRPL। यहाँ पे अगर मैं देखूं डिम्पी जी, तो हम एक रेजिस्टेंस पे है जो कि 95 का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल शुक्रवार को भी वहां तक जाके ही सेलिंग आई है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा, बट जिनके पास पोजीशन हो वो ट्रेल कर सकते हैं 92 से और बने रह सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तब आएगा जब ये 100 को क्रॉस कर लेगा, 100 के ऊपर। तो मैं अभी फिलहाल इस लेवल पे वॉच लिस्ट में रखूंगा, बट जिनके पास पोजीशन हो उनको डेफिनेटली ट्रेलिंग की सलाह दूंगा 62 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, आज फिर से रेलवे काउंटर्स के अंदर जलवा है। 15% IRFC, RVNL करीब 10% ऊपर है, IRCTC का ब्रेकआउट है। तो ये सारे के सारे शेयर्स बकायदा जमकर फिर से पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं। एक और सरकारी कंपनी है, अमूमन इस तरह की कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए जहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई हो, लेकिन कई बार वो रिवर्सल के साइन देता है। उसमें से एक नाम है MMTC, ये करीब 47 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। जय, एक बार आप चेक करेंगे MRTC के चार्ट, ये शेयर कितना ठीक लग रहा है आपको? MMTC के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिश आया था वीकली चार्ट पर। वो अराउंड 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी था, तो 42 के बाद जो हमने ब्रेकआउट देखा वो स्ट्रॉन्ग वाला था।
अभी भी ये स्टॉक में ब्रेकआउट हम कंटिन्यू होते हुए देख सकेंगे। वीकली चार्ट पर हम बात करें तो अराउंड 53 तक मुझे लग रहा है ये मूव जा सकता है अराउंड 53 तक का। डेली चार्ट पर भी यहाँ पर एक थोड़ा रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन या फ्लैग एंड होल्ड का एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है वॉल्यूम लेड ये ब्रेकआउट है और अच्छा खासा यहाँ से भी ऊपर के लेवल देख सकेंगे जो दूसरे पीएससी स्टॉक्स के चार्ट हमने देखे। तो मुझे लग रहा है 53 का यहाँ पर हम टारगेट सेट करके चल सकते हैं और थोड़ा स्टॉप लॉस सिर्फ रखना चाहिए। तो 44 के अराउंड ये स्टॉक में स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर ले सकते हैं। ठीक है सोनी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, वो है जी एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग 265-66 रुपए के आसपास चल रहा है। ये एक टाइट रेंज में फंस गया है। अब क्योंकि सीरीज की शुरुआत भी है और जी एंटरटेनमेंट आज अच्छा मूव दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ, तो उम्मीद करें कि पहले ही हाफ ऑफ द सीरीज में ये 300 के लेवल पे आ जाएगा, यानी कि 265 वाला 300 हो जाएगा 15 सितंबर तक। चांसेस कितने हाई है? जी, ज़ील में अगर मैं देखूँ तो अभी भी 270 का जो है उसमें कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं और अनवाइंडिंग के कोई भी अभी तक चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो उसको एक बार क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसमें ही सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 270 को निकालते ही उसका दूसरा है 280 तक भी उसके एक और रेजिस्टेंस की चांस बन जाएंगे क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो 270 280 इस स्ट्राइक में बहुत ही अग्रेसिवली अपनी पोजीशन को बनाए रखे हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस रेजिस्टेंस का एक लंबा सा एक रेंज को इसको क्रॉस करने के लिए। जैसे वो क्रॉस करता है तो उसमें और शार्प शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और नीचे के साइड में जो उसका स्टॉप लॉस है या फिर सपोर्ट आप बोल सकते हैं वो है 255 का एक बन रहा है। तो शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। आप इसमें थोड़ा वॉच कीजिए। 270 280 का उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड है, वो रेजिस्टेंस को निकालना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं निकालता है तब तक शायद ये इसी रेंज या फिर साइडवेज मूवमेंट में ही बना रहे। तो ये तो बात हुई जी इंटरप्राइज पर, लेकिन एक बार एक स्टॉक और एक स्पेस डिस्कस करते हैं मितेश पंचाल के साथ, क्योंकि मितेश ने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, मुझे अच्छे से याद है ये शायद हो गया इस बात को 1 साल पहले, लेकिन आपने अराउंड 50-70 के लेवल से ये स्टॉक रिकमेंड किया था और इसमें क्या शानदार रिटर्न अब तक मिले हैं। मितेश, ऐसा ही कोई व्यू अगर कैपिटल गुड स्पेस से बनाना हो, पावर स्पेस से बनाना हो, फॉर दैट मैटर मल्टी बैगर ढूंढना हो, जीनस पावर जैसे स्टॉक्स पर आपके क्या टारगेट्स होंगे? थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। देखिए, यही है जब हम सिस्टम और मेथड के ऊपर काम करते हैं तो आपको एक लंबी अवधि के अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जीएनएस पावर के ऊपर मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक करंट मोमेंटम तो है क्योंकि स्टॉक आज भी अराउंड 5% ऊपर। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो हमारा जो रुझान है वो ये है कि कैपिटल गुड्स में आई थिंक जो लार्ज कैप है वो अच्छे चलेंगे। तो एलएनटी उसमें हमारा प्रेफर्ड पिक है। यहाँ से हमको एलएनटी में अराउंड 15 से 20% की अपसाइड अगले 3 से 6 महीने में दिखती है। तो करंट लेवल के ऊपर हम लोग एलएनटी हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप और वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर एलएनटी को देखा जा सकता है। को एलएनटी पर दाव लगाना बेटर लगता है। यहाँ से पैसा बनना चाहिए, चाहे वो एलएनटी से बने या फिर जीनस पावर से बने। ठीक है, एलएनटी आपका स्टॉक रहेगा। और लेकिन बहुत ही शानदार वो कॉल थी आपकी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की। बढ़ेंगे आगे।